नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आखिरी का 1.5 घंटा मेरे और अनुज के साथ कमाई का अड्डा, और एक बार फिर से इस दिन ने बता दिया कि एक्सपायरी के नजदीक वाला दिन क्या होता है। दोनों एजेस टच हुए, निफ्टी और निफ्टी बैंक। बिल्कुल, दोनों एजेस एग्जैक्टली दोनों एजेस टच हुए, ऊपरी लेवल पर, लोअर लेवल पर, और इन सब पर चर्चा करेंगे हम, और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी लेंगे। ये सब कुछ लाइंड अप है। वैसे वीरू, मैं आपसे इंस्पायर हो रहा हूँ। ये खड़े होकर शो करने का जो स्टाइल है मुझे अच्छा लग रहा है। अगले हफ्ते मैं ट्राई करूँगा। तो खैर, चलिए अब शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मई वायदा सीरीज की एक्सपायरी के एक दिन पहले बाजार में कंसोलिडेशन। निफ्टी 18,300 के करीब, बैंक निफ्टी में दबाव। 3 दिन की तूफानी तेजी के बाद अदानी ग्रुप शेयरों में आज मुनाफा वसूली। मिड कैप में तेजी का मूड कायम। इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन उछाल कायम। मई सीरीज में करीब 5% ज्यादा भागा इंडेक्स। एक महीने में मैक्स हेल्थ केयर, एस्ट्रा, डिक्सन, रैमको सीमेंट जैसे शेयरों में लगभग 20% से ज्यादा का मूव। एल नीनो के खतरे और एक्सपोर्ट पर दबाव के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जताया तेज ग्रोथ का भरोसा। कहा FY24 में 7% के पार रह सकती है भारत की ग्रोथ रेट। शानदार नतीजों के बाद डिक्सन ने इंट्राडे में तय किया करीब 10% का उछाल। चौथी तिमाही में करीब 28% बड़ा कंपनी का मुनाफा। उधर अच्छे नतीजों के बाद बायोकॉन में करीब 3% की तेजी। दीपक नाइट्रेट क्षमता बढ़ाने पर 5,000 करोड़ रुपए करेगी इन्वेस्टमेंट। अगले 4 साल में गुजरात के प्लांट का करेगी विस्तार। खबर से शेयर 8% उछला। और सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मोहर। महिंद्रा सीआई में हुआ करीब 3.23% इक्विटी का बड़ा सौदा। ब्लॉक डील की कुल वैल्यू करीब 560 करोड़ रुपए। प्रमोटर M&M की ओर से शेयर बेचने की गई पुष्टि। जी हाँ, बिल्कुल, वो लास्ट हेडलाइन थी क्लियरली। अब जो महिंद्रा सीआई है उसका नाम भी आगे जाके चेंज होगा। अब वो सिर्फ सीआई की कंपनी रह जाएगी। महिंद्रा का स्टेक अब पूरी तरीके से जीरो। और महिंद्रा ने पुष्टि की इस खबर की। हालांकि हमें तो पता था कि ये खबर सही होगी, लेकिन अब एक एक्सचेंज इंटीमेशन में महिंद्रा ने कंफर्म किया इस न्यूज़ को, जो कल आपको यति ने बताई थी। आज सुबह हमने रिविजिट किया था उसको, कि यहाँ पर एक ब्लॉक डील होगी और एक क्लीन आउट ट्रेड महिंद्रा की तरफ से प्ले आउट होगी। वो हो चुकी है। तो इस खबर पर एक मोहर इस समय लगती हुई। और जो उससे पिछली हेडलाइन थी वो भी बहुत ज़रूरी थी, वो जो दीपक नाइट्राइट वाली खबर थी। क्योंकि मुझे यूट्यूब लाइव पर कई लोग पूछ रहे थे कि उस खबर से इतना क्यों चल गया स्टॉक केपेक्स पर 8%। तो मैं यही बता रहा था, देखिए, बहुत स्ट्रांग कंपनी और एक स्ट्रांग प्रमोटर, और खासतौर से गुजराती प्रमोटर, अगर वो 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो सोच के बैठे होंगे कि उससे 50,000 करोड़ रुपए जनरेट होंगे, तभी वो इतना केपेक्स कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अब 10% का फ्रीज दीपक नाइट्राइट में। खैर, इन सब स्टॉक्स की बात होगी। पहले एक बार जरा मार्केट की बात कर लेते हैं। और देखिए वीरू, आज जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि पहले गिरावट नॉर्मली लोग बाय करते हैं, उसके बाद एक सेकंड डिप आती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और ये सेकंड डिप ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अगर मॉर्निंग लो बच गया। आज का सुबह का लो 18,269 सुबह का लो बचा। बैंक निफ्टी फिर 44,000 के पास के ऊपर निकलकर फिर फिसला। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर अभी भी अच्छी खासी रिकवरी। तो देखते हैं लास्ट के 1 घंटे में फिर क्या मूड माहौल बनता है। यानी कुल मिला के, जैसे देखिए, सुबह हम जो बात कर रहे थे कि 10 डेमा प्लस वो ऑप्शन बेस। निफ्टी का क्या था मोटे तौर पे 18,200 250। निफ्टी बैंक का था 43,500 700। 10 डेमा और ऑप्शन बेस, वो 400 का कॉल राइटर, और उधर 44,000 पे 44,100 और 44,200 की जो कॉल हम देख रहे थे वो कॉल राइटर्स का जोन। तो उसी रेंज में ट्रेड करेंगे। उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल वीरू, आज बिल्कुल एग्जैक्टली वही मार्केट ने क्या किया। आज देखिए, फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस दोनों बचा है। आज का लो फर्स्ट सपोर्ट, आज का हाई फर्स्ट रेजिस्टेंस। और अब निफ्टी के लिए रेंज है 18,250 से लेकर 18,400। हालांकि ये जो सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग आई है, इससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक मार्केट ने वो चाल शुरू कर दी थी और वो शायद निकाल देता। खैर कोई नहीं, 1 दिन और से 2 दिन और लेट सही। लेकिन अगर इस सेकंड डिप में अगर आपने सुबह का लो बचा लिया ना, ये 18,270, तो मुझे लग रहा है कि एक लास्ट आवर में फिर रैली आएगी और आप शायद फिर प्राइसिंग करके जाना चाहेंगे यूएस मार्केट की रिकवरी अगर, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। लेकिन आज का लो नहीं टूटना चाहिए। आज का लो टूटा तो फिर वो 18,170 20 डे मूविंग एवरेज, उसकी पॉसिबिलिटी फिर थोड़ी सी बढ़ जाएगी अगर फर्स्ट बेस आपका टूट गया तो। बैंक निफ्टी में आज का हाई देखिए 44,010, 5वां दिन वीरू
जब हाई जो है 44,000 से 44,100 के बीच में 5 दिन हो गए लगातार मार्केट ने इसी रेंज में हाई लगाया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, लो भी प्रोटेक्ट हो रहा है। 43,500 से 43,700 का जो लो है वो भी प्रोटेक्ट कर रहा है। आज तो 43,700 ही प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है तो ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको सौदे मिल रहे हैं, इंडेक्स में नहीं, इंडेक्स में भी मिल रहे हैं। अगर आपको एजेस खेलना आता है तो इंडेक्स ने आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स दी। हाँ, ये है कि आपको 50-60 पॉइंट लेने होंगे, वो 200-300 पॉइंट वाली ट्रेड्स नहीं है बेसिकली। इतने बड़े मूव के बाद मेरे ख्याल से 200 पॉइंट की रोज अपेक्षा करना गलत भी है। आपको 50, 60, 70 पॉइंट को डिसिप्लिन वे में इस रेंज में खेलना पड़ेगा। मुझे एक सुर्खियां पढ़ी हमने अनुज, उसको पढ़ के बड़ी खुशी हुई। मिड कैप्स का मूव मई का बेहद शानदार। तो वो जो एलिगेशन वो कहीं ना कहीं था ना कि भाई मेरा स्टॉक नहीं चला, लुक एट डिक्सन, लुक एट एक्साइड, पॉलीकैप, सब ने गजब मूव दिया। अप्रैल एंड मई दोनों अप्रैल और मई दोनों। इनफैक्ट वीरू, मैं मार्च के एंड में छुट्टी पे गया था तो मैं एक डेटा प्रेजेंट करके गया था कि ब्रॉडर मार्केट में कितनी ब्रूटल बेयर मार्केट रही है। और जब 800 स्टॉक, मुझे याद है 52 वीक लो पे थे, ऐसा जो नॉर्मली कभी नहीं हुआ था। और नॉर्मली वहां से एक रैली एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी बड़ी रैली मिड कैप स्मॉल कैप में, लोगों के पोर्टफोलियो इंप्रूव हुए हैं। और एक चीज, मई बेकार में बदनाम है कि सेल इन मे एंड गो अवे। ज्यादातर टाइम मई में पैसा एक्चुअली बनता है, और खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में मई में ज़्यादा टाइम पैसा बनता है। ये लोग बस थोड़े से, हम पहले घबरा जाते हैं कि मई का महीना आ गया, मई का महीना आ गया। मई में हाँ, वो एक दो बार मई इतनी खराब रही थी, एक दो ब्लैक मंडे मई में आए थे, तो इसके लिए लोगों को वो फ्री 17 मई हाँ एग्जैक्टली, तो इसके लिए बोले, वरना ऐसा मई से डरने की कोई जरूरत है। जी हाँ, कहते हैं कि मई का मंदी से बड़ा सरोकार होता है, लेकिन इस मई को देख के वो बिल्कुल भी नहीं नजर आता। खैर, मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ जरा स्टॉक सकता हूँ जहाँ पे रोलोवर्स के स्टैट्स आएंगे, बेस्ट इन इंडेक्स एंड बेस्ट आई थिंक अक्रॉस पूरे मार्केट में जो है उसको देखते हैं। निफ्टी बैंक रोलोवर्स की शीट में अभी भी इंडिसेस में याद रखिएगा लीड कर रहा है, इट्स 50%, निफ्टी करीब 42%। और कुछ मैंने ज़्यादा स्टॉक्स नहीं निकाले यहाँ पे, ज़्यादा सिर्फ मैंने वो रखे हैं जो बेस्ट है अक्रॉस द मार्केट। उसमें कुछ IT भी है, कुछ उसमें ऑटो भी है, माफ कीजिएगा। ग्रेसिम लगभग 84% रोल ओवर, पेज इंडस्ट्रीज में करीब 83%, और एलकेम में लगभग 83%, और बजाज पेंट्स में लगभग 78%। बजाज पेंट्स में रोल ओवर कॉस्ट काफी स्ट्रांग है। उसके बाद LTTS मिड कैप IT में 78%, और डेल्टा कॉप में 83%, और TCS में IT स्पेस में करीब 77% रोल ओवर देखे गए। फिर लेके आइए कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जो इस वक्त एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आइए जरा चलते हैं वॉल पे और एग्जैक्टली इन स्टॉक्स को देखते हैं जहां पे स्ट्रेंथ और जहां पे वीकनेस है। अदानी इंटरप्राइजेस एक 2 दिन के, इनफैक्ट शुक्रवार से लेकर अब तक यानी सुबह तक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद आज बैकफुट पे 5.5%, इसे कहते हैं हल्का सा रिट्रेसमेंट। अदानी पोर्ट्स रिट्रेसमेंट, हिंडाल्को बैकफुट पे 1.25% नीचे, और टाटा मोटर्स करीब 521 पे लगभग 1.25% नीचे। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि दबाव में हैं। इनफैक्ट श्री सीमेंट ये आज मेरे ख्याल से 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया सीमेंट्स बैकफुट पे, मुथूट फाइनेंस बैकफुट पे, इन्फो एच पी करीब 2% नीचे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, सन फार्मा, ये सुबह ट्रेड हमने पिक किया था, आज जो पहला सौदा में बात भी की थी हमने। टाइटन 2720 पे स्ट्रॉन्ग, दीपक नाइट्राइट दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी खबर, और उस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, करीब 10% ये स्टॉक ऊपर। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मेरे ख्याल से इस अर्निंग सीजन में एक चीज रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद स्टॉक्स बैकफुट पे आए हैं, बट डिक्सन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज डिक्सन करीब 7.25% ऊपर 3516 पे, और इसी कार्यक्रम में कोशिश करेंगे इसकी मैनेजमेंट से मुखातिब होने के लिए। अनुज बिल्कुल, अब एक काम करते हैं, कमाई का अड्डा में जो पैनल जुड़ रहा है उसकी जानकारी देते हैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह होंगे। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, नीलेश जैन और चंदन तापड़िया। 2:20 पर बोर्ड रूम में Q4 नंबर्स और आगे के ग्रोथ आउटलुक के लिए हमारे साथ होंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट। 3:30 बजे, 2:30 बजे खास सेगमेंट क्या चल रहा है हमें यतिन से बात करेंगे कि दीपक नाइट्राइट और OMCs हमें क्या चल रहा है इस समय। 2:35 पर आज थोड़े से मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर साहब आज ज़्यादा देर तक मूड नहीं, डायरेक्टर नहीं, प्रोड्यूसर साहब तो हाँ, वो प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है। 2:35 पर सुमित मेहरोत्रा बताएंगे कैसे रह सकते हैं जी, IEX और सेल के Q4 नंबर्स। 2:40 पर होगा 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल से, राजेश सतपुते से आज लेंगे FNO का सुपरस्टार, नीलेश जैन देंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा देंगे गौरांग शाह। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे प्रकाशदीवान.com के प्रकाश दीवान, और 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम पर किन शेयरों पर रहेगा फोकस। 3:10 पर लेंगे BTST और STBT कॉल्स।
वैसे हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बात मैं पहले ही बोल देता हूँ। ये हम सिर्फ हंसी मजाक में किसी बात कर रहे थे, वो टाइपो सबसे हो जाता है। हम खुद स्ट्रैटेजी भेजते हैं तो कितनी बार टाइपो भेज देते हैं, वो सही कर देते हैं वो। तो ये खैर हंसी मजाक चलता रहता है अपनी जगह। चलिए अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए, बाय या सेल? बाय, डेफिनेटली बाय। और बाय है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ट्रेड करा 1276 पर, अब मुंह मिला है। 3 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट मिला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब मुंह मिलना चाहिए। टॉप होगा 1267 का, टारगेट 1290 हो सकता है कल तक मिले। यस, 1290 पॉसिबल है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, अच्छा आगे बढ़े इससे पहले हिंडाल्को के नंबर्स आ गए हैं। 2411 करोड़ का प्रॉफिट आया है वर्सेस 3850 करोड़। ये मैं वायर से पढ़ के बता रहा हूँ हिंडाल्को के नंबर्स। यहाँ पर एक मूव इस समय पहला मूव पॉजिटिव साइड पर आया है, क्योंकि जो 2411 करोड़ का यहाँ पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है। अभी तक तो सिर्फ ये एक ही आंकड़ा आया है, और अगर इसकी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से 2100 करोड़ के आसपास थी, वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके लिए यहाँ पर ये ऑब्वियसली नंबर घटा है, लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे कम नंबर आएगा और एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पर एक मूव। और मेरे ख्याल से एक डिविडेंड भी शायद कंपनी ने अनाउंस किया है, वो भी फ्लैश होगा कुछ देर में। लेकिन पहला नंबर स्लाइटली हायर देन एक्सपेक्टेशन, और इसके लिए स्टॉक इस समय थोड़ा सा अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ वीडियो। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे हिंडाल्को के जब पूरे नंबर्स आ जाएंगे। आय यहाँ पे आय करीब 55,764 करोड़ से बढ़कर लगभग 55,857। मोरलेस टॉप लाइन जो है वो फ्लैट है, बट स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से, बिलीव से, याद रखिएगा, हालांकि इस बार गिरावट का अनुमान था, लेकिन उससे थोड़ा सा अच्छे हैं ये आंकड़े। कंसोलिडेटेड मुनाफा करीब 3851 से घटकर लगभग 2411 करोड़ रुपये। इस पर कुछ 1-3 रुपए का डिविडेंड। एक्सपेक्टेशन से ना रेवेन्यू भी ज़्यादा है, रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेशन से करीब 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा है वीरू। तो ये अच्छे नंबर्स हैं ये, बिकॉज 3 रुपए का डिविडेंड है, अच्छे नंबर्स हैं ये जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। और इसलिए ऑब्वियसली आप अगर कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर नंबर्स तो वहाँ पर थोड़ी डिक्लाइन है, लेकिन वो डिक्लाइन एक्सपेक्टेड थी, वो मार्केट को पता था। उसके हिसाब से ये नंबर्स हैं स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड, और इस समय स्टॉक जो है वो एक्चुअली ग्रीन में आ गया है इस समय। एक इनफैक्ट पहले इस पे व्यू ले लें, उसके बाद फिर बाकी की कॉल्स लेते हैं। एक इन पे व्यू लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पैनल पूरा जुड़ चुका है। इंद्र प्रकाश सर का ट्वीट भी हो गया। मेरे ख्याल से गौरांग शाह जुड़ चुके हैं ना। गौरांग, आपका व्यू, आई थिंक टॉप लाइन बॉटम लाइन, टॉप लाइन में अप्रोक्सीमेटली स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से 250 करोड़ रुपए का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। आपका व्यू हिंडाल्को पे? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका, आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। बुनियादी तर्क के आधार पर इस धातु क्षेत्र के शेयर में खरीदारी की राय है, और हमें लग रहा है कि जो तकलीफ या मुसीबत पूरे धातु क्षेत्र पर थी लागत खर्च को लेकर के, कच्चे माल को लेकर के, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज आने के तहत मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में ये और सुधर सकती है। अगर आप मुझे लक्ष्य की बात करें बुनियादी दर के आधार पर, तो 480 से 510 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए। ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि अगर विदेशों से, खास करके चाइना से जो जुड़ी हुई खबरें आती हैं, वो अगर सकारात्मक रही तो थोड़ा बहुत सहारा और मिल सकता है स्थानीय लोहा उत्पादन करने वाली कंपनी को, एल्यूमिनियम मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। और दूसरी बात ये भी है वीरेंद्र, जो टिप्पणियां जो मेरे ध्यान में आई थी वो थी कि प्राइसिंग पावर इनके पास वापस आ रहा है, यानी कि फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के आने वाले समय में दाम भी बढ़ सकते हैं। मार्जिन्स भी इनफैक्ट अगर आप देखें, 8.8% का बिलीव था और 8.9% की, तो मार्जिन्स के पैमाने पर भी अगर आप इस नंबर को देखें तो अच्छे नंबर आ रहे हैं। अच्छा, स्टैंड अलोन नंबर्स भी हिंडाल्को के इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली पोल के हिसाब से। तो ये बात होगी खैर हिंडाल्को। चलिए अब एक काम करते हैं, बाकी की कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर से कॉल ले ली थी हमने। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, क्या ट्रेड आपकी? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, कल मैंने इंडसइंड बैंक की बात की थी, वहां पे एक रिकमेंडेशन दिया था, और आज जिस तरह की रिकवरी हमने लोअर लेवल से इंडसइंड बैंक में देखी है, आई थिंक अब फिर आप एक फ्रेश लॉन्ग कॉल ले सकते हैं इंडसइंड बैंक में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, क्योंकि एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देख लिया, एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट कल देखने को मिला था। आई थिंक अब आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं। 1315 1315 के टारगेट के साथ इंडसइंड बैंक में खरीदारी करेंगे, और 1254 1254 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। यहाँ पर आप 1280 वाला कॉल ऑप्शन जून का भी ले सकते हैं, 39 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है 1280 का जून का कॉल ऑप्शन।
₹28 का वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ₹60 की टारगेट सेट करना है। ओके, ये सुबह हमने स्पॉटलाइट में भी डिस्कस किया था कि ये मेक और ब्रेक जोन है इंडसइंड बैंक का, और पिछले एक साल में बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्चुअली इंडसइंड बैंक ही रहा है, और शानदार मूव यहाँ पर भी हुई इस समय। जी हाँ। अब राजेश सतपुते हैं इस पैनल में। राजेश, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा राजेश, क्या चीज कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर है ऑटो स्टॉक्स पर, और उसमें भी अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन टीवीएस मोटर। टीवीएस का स्ट्रक्चर ऑलरेडी में अगर आप देखें स्ट्रेंथ ही है यहाँ पे, लेकिन एज पर द ट्रेड इज कंसर्न यहाँ पे स्विंग हाई, यानी जो पिछले रिसेंट हाई था 1250 का, वो उसने निकाला है फ्यूचर में भी। तो यहाँ पे 1260 के ऊपर बाय बनेगा, 1250 सपोर्ट ध्यान में रखते हुए हम स्टॉप लॉस को 1240 रखेंगे। सो 1240 के स्टॉप लॉस के साथ टीवीएस मोटर आपको बाय करना है। आगे का जो रेंज है मेरे हिसाब से 1300 से लेके 1320 होगा ऑन और बिफोर एक्सपायरी। सो इट्स अ बाय इन टीवीएस मोटर्स। बाय इन टीवीएस मोटर, अच्छा ठीक है, ये बात हो गई इस समय सारी टेक्निकल कॉल्स की। मार्केट में एक दो स्टॉक्स पर और फोकस कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक फिर से वो 1950 के जोन में जाकर ये स्टॉक फिसला और अब 1906 पर आ गया ये स्टॉक। गौरांग, गुड आफ्टरनून। गौरांग, आपका प्रेफर्ड आइडिया क्या होगा फंडामेंटली इस समय? तो फंडामेंटली तो एक बैंक है जो मेरे ख्याल से अभी अभी कुछ चर्चा में आई है, निजी क्षेत्र की छोटी सी बैंक कह सकते हैं। 4000 करोड़ की पूंजी जुटाने की बात कर रहे हैं फेडरल बैंक। और जब पिछली बार मेरी नजर पड़ी थी, अनुज आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से सबसे पहले तो 125 के आसपास कामकाज कर रहा था फेडरल बैंक। और ये जो पूंजी जुटाने की बात करिए 4000 करोड़, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से ऋण की मांग बढ़ने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये बैंक ने ये निर्णय लिया है 4000 करोड़ की पूंजी इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए, खड़ी करने के लिए। और जो स्तर पर कामकाज कर रहा है अनुज फेडरल बैंक का शेयर, वहां से नीचे के तरफ के दायरे हमें काफी सीमित लगते हैं, और नतीजों के आधार पर तो बहुत ही बेहतरीन नतीजे आए थे चौथी तिमाही के। फेडरल बैंक 124.55 पे ट्रेड करता हुआ, और आज इंटरडे में इनफैक्ट ये मंथ बेसिस पे देखें तो 129 का हाई भी था। अच्छा, कुछ स्पॉटिंग और कर लेते हैं। इस बीच इंडसइंड बैंक तो वाकई बहुत अच्छा मूव देता हुआ, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। दीपक नाइट्राइट अब 10% ऊपर है, इस पे बात करूं कि ना करूं? आई थिंक फॉर द डे काफ़ी हो चुका है, तो शायद मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है इसके ऊपर दोबारा राइड करने का। एक दो स्टॉक्स देख लीजिए जो कि सुबह हमने डिस्कशन में शामिल किए थे, और एक बार आप हेवल्स लेके आइए। देखिए, वाइट गुड्स सेगमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, और डिक्सन की जिस प्रकार की अर्निंग्स रही है उसके बाद जो अर्निंग्स पर रिएक्शन आया, थोड़ा हेवल्स में भी मूव आ रहा है। 7.7 नहीं, करीब करीब 1273 पे ट्रेड करता हुआ। मानस, एक बार जरा प्लेसमेंट देखिएगा। ऑल्दो ये 1280 से लेकर 1310 तक का जो पूरा का पूरा जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, लेकिन ये प्राइस अब नीचे सेटल नहीं हो रहा है। एक बार हेवल्स पे अपना व्यू दीजिएगा, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए, आई थिंक ऊपर से अगर हम देखेंगे तो 60-70 रुपए का करेक्शन हो चुका है, और स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड सपोर्ट लिया है। अब मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ 1280 के लेवल्स को ब्रीच करने का। अगर 1280 के ऊपर निकला और वहां पर सस्टेन हुआ, वहां पर ट्रेड हुआ, तब आप एक बाउंस बैक के लिए प्ले करिएगा। अगर 1280 के ऊपर निकलेगा तो फिर से 1320 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक 1280 के ऊपर 1260 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया सीमेंट्स के नंबर्स आए और यहाँ पर एक मूव इस समय नेगेटिव साइड पर, स्टॉक करीब करीब 3% नीचे डे लो की ट्रेजेक्टरी में। हालांकि एक एक्सेप्शनल लॉस भी था, लेकिन उसके बाद भी नंबर फीके ही लग रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ थोड़ी सी इस समय डिक्लाइन। गाबा सर, इंडिया सीमेंट्स का चार्ट देखिए एक बार। बिल्कुल, इंडिया सीमेंट्स का चार्ट, यस, इंडिया सीमेंट का जो चार्ट है उसके हिसाब से थोड़ा साइडवेज मूव है, थोड़ा रेसिस्टेंस है एंड द अपर रीजंस वो है करीब 200 के आसपास। अब ट्रेड कर रहा है 190, पॉसिबल है कि थोड़ा डिप मिले, ऐसा कुछ होता है तो 185 पॉसिबल है, टॉप होगा 194। एक्चुअली है साइडवेज, नहीं शॉर्ट करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। कल एक थोड़ा फ्रेश सेल सिग्नल का चांस मिल सकता है, लेकिन अब लगता है थोड़ा इग्नोर कर दे तो अच्छा रहेगा। एक और स्टॉक जरा डिस्कस करते हैं, अशोक लेलैंड। नंबर्स अच्छे काफ़ी, लेकिन अगेन आज सुबह बात हुई थी कि प्री पोजीशनिंग काफ़ी थी, एक महीने में स्टॉक 12% भाग चुका था। गौरांग, दोबारा लेने का समय कहाँ होगा अशोक लेलैंड में? 150 पे लेंगे या थोड़ा करेक्शन का वेट करेंगे? अनुज, मैं अक्सर लोग जब मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ये सही भाव क्या चीज होती है वो तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और जब आप खरीद की सोच रहे हैं और अगर आपकी सोच और विचारधारा लंबी अवधि की, तो इतना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कि आप शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत मत लगाइए,
और मैंने मेरे ख्याल से इस स्टॉक के ऊपर कल या परसों ही बात करी थी। और हमारी खरीदारी की सूची में है 175 के ऊपर के लक्ष्य हमारे अनुज, बुनियादी स्तर के आधार पर। और अगर गिरावट आती है तो धीरे धीरे करके निचले स्तर पर और जोड़ते जाएं। किसी को पता नहीं कि निचला स्तर क्या होता है और ऊपरी स्तर क्या होता है। ये मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे नीचे की तरफ जोड़ते जाएं, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का। और मुझे पूर्ण विश्वास है कमर्शियल व्हीकल्स की मांग आने वाले भविष्य में जिस तरीके से बढ़ने वाली है, और जिस तरीके से लॉन्चेस अशोक लेलैंड ने शो कॉज किए थे दिल्ली में जब ऑटो एक्सपो हुआ था अनुज, हम काफी प्रभावित हुए थे उससे, और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के भी काफी R&D में खर्च कर रही है। अशोक लेलैंड। अच्छा गौरांग, अगर मैं थोड़ा सा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आऊँ तो M&M ने लोअर लेवल से 1120 से 1276 तक का एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया। अब M&M के लिए क्या ट्रिगर है? आई मीन थार 5 डोर अप्रॉक्सीमेटली वो अगस्त में आएगी, 12 अगस्त को मेरे ख्याल से उसका लॉन्च है। और बाकी स्कॉर्पियो की बहुत अच्छी बुकिंग चल रही है, उसके प्राइस हाइक भी दी थी अप्रैल से, वो भी अगर आप देखें चले गए। उसके बाद XUV 300 जो इनका EV वर्जन है, XUV 300 का EV वर्जन XUV 400 है, उसकी बुकिंग भी काफ़ी अच्छी खासी हैं। आप M&M को कैसे अप्रोच कर रहे हैं 1270 पे? और अगर मैं एक कंपैरिजन करूं, आई मीन बिटवीन मारुति एंड M&M, ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा क्या लग रहा है आपको? रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा मेरे ख्याल से वीरेंद्र, आपकी जेब कितनी गहरी है इस पर निर्भर करता है, जो दाम मारुति का है और जो दाम महिंद्रा का है। हालांकि डिस्क्लोजर दोनों की तरफ हमारी खरीदारी की राय है। और M&M मेरे ख्याल से द नेक्स्ट ट्रिगर इज गोइंग टू बी जो करार किया था ईवीज को लेकर के, और जिस प्रकार के इनके लॉन्चेस की ये बात कर रहे थे आने वाले भविष्य में, वो मुझे काफी सकारात्मक बातें नजर आती हैं। और मैं तो पलड़ा दोनों के तरफ बराबर का रखूंगा, क्योंकि दोनों के ऊपर खरीदारी की राय है। मेरा एक जो ट्रिगर हमें लग रहा है वीरेंद्र, वो है ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट से एक बहुत बड़ा ट्रिगर आना चाहिए। हालांकि लोग बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु के कम होने के अनुमान की, लेकिन वो अभी थोड़ा बहुत प्रीमेच्योर होगा। लेकिन हाँ, अलॉन्ग विद एंड एक रिन्यूड विगर आप बोल सकते हैं उसको वीरेंद्र, कमर्शियल व्हीकल के तरफ M&M से जो बनते हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। एक रिन्यूड जो विगर बता रहे हैं, वो स्ट्रेंथ बता रहे हैं, वो अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स जो आपने बात की एसयूवीज को लेकर के, तो वहां पर तो उन्होंने अपने नक्शे कदम बहुत ही बखूबी जमा कर रखे हैं। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। चौथी तिमाही में डिक्सन टेक ने शानदार नंबर्स पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा अनुमान से कहीं ज़्यादा रहा है और मार्जिन्स में भी करीब 1% का सुधार दिखा है। इस बार के नतीजे और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के CFO सौरभ गुप्ता। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। तो 5.1% का मार्जिन, आपकी ट्रेजेक्टरी नॉर्मली 4 से 4.5% की रही है, इसने काफ़ी आपको एड किया ऑब्वियसली। ये कैसे पॉसिबल हुआ और यहाँ पर आगे आउटलुक क्या होगा? सो मार्जिन का आउटलुक हमारा 4.25 से 4.5% का रहेगा। ये 5.1% मार्जिन इस क्वार्टर का फिनोमिना है। क्लियरली काफ़ी काम हमने किया है कॉस्ट स्ट्रक्चर्स पर, हमारे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे, वैल्यू इंजीनियरिंग पे, बेटर सोर्सिंग पे, प्लस काफ़ी हमारा बिजनेस, जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि हर बिजनेस में हम अपने डिज़ाइन सोल्यूशन पे माइग्रेट करना चाहते हैं, तो हमने सक्सेसफुली किया है कुछ वर्टिकल्स में और कुछ वर्टिकल्स में करते रहेंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे आपके रेवेन्यू बढ़ते हैं, आपकी कॉस्ट हायर रेवेन्यूज पे पोर्शन होती है, तो क्लियरली बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है। तो क्लियरली यही सब रीजन रहेंगे हमारे मार्जिन एक्सपेंशन के आगे इस साल भी और आगे वाले सालों में भी। ओके, अच्छा मैं थोड़ा सेगमेंट वाइज बात करता हूँ यहाँ पे सर। आगे जाके स्पेशली थोड़ा सा मैं मोबाइल डिवीजन पे फोकस करना चाहूँगा, और यहाँ पे स्थिति कैसी है, और CY 24 में माफ कीजिएगा फाइनेंशियल ईयर 24 में और कितने बड़े क्लाइंट्स इस डिवीजन में आप जोड़ सकते हैं जिनसे बातचीत चल रही हो या फिर आपका व्यू हो कि हाँ ये क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस साल के लिए मोबाइल डिवीजन में? सर देखिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, लास्ट ईयर थोड़ी मार्केट स्लो रही थी, ग्लोबली भी मार्केट स्लो थी और डोमेस्टिक मार्केट भी Q3 में थोड़ी स्लो रही थी, शिपमेंट्स में इम्पैक्ट हुआ था। तो क्लियरली पहली बात तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमें इस साल की अच्छी विजिबिलिटी दी है
तो उसमें हमें लगता है कि 10 to 15% की ग्रोथ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में हो सकती है। उसके अलावा हम 2 लार्ज अकाउंट्स के साथ हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है और काफ़ी क्लोज़र स्टेजेस पर है, और हमें लगता है कि और उसके लिए हमने एक लार्ज फैसिलिटी ली है नोएडा में, जिसका ऑपरेशन जो जो जुलाई तक तैयार हो जानी चाहिए। और इन 2 लार्ज कस्टमर्स के लिए, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट 2 ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इनकी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग Q3 से शुरू कर पाएँगे और उसका इम्पैक्ट पूरा Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर में दिखेगा। और अगर मैं आपको रेवेन्यू का अंदाज़ा दूँ, तो ब्रॉडली जो हमारा आज के दिन रेवेन्यू है, अ, वो हमें लगता है कि इस साल उसका पोटेंशियल है कि वो डबल हो सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ एक्जिस्टिंग कस्टमर की ग्रोथ पे और न्यू कस्टमर एडिशन से। ओके। अच्छा, एक मुझे आपसे पता करना है, इस समय आपका जो इक्वेशन है वो एक लास्ट टाइम आपको सैमसंग से बड़ा ऑर्डर मिला था, इस समय सैमसंग किस लेवल का क्लाइंट है आपका? और दूसरा, शाओमी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो उन्होंने आपको किस लेवल तक इम्पैक्ट किया या किस लेवल तक इम्पैक्ट कर सकते हैं वो? देखिए, Xiaomi हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है टीवी सेगमेंट में। जो Xiaomi का जो इश्यू था वो कुछ मोबाइल से रिलेटेड था, तो हमारे बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था अनुज। क्लियरली हमारा बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, हमारी पेमेंट्स भी टाइम पे आ रही थी, कोई वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं था, हमारी सेल्स भी जो उनका प्लान था उस हिसाब से हो रहा था। और रही बात सैमसंग की, तो सैमसंग हमारा टीवी में भी क्लाइंट है, हम उसके लिए स्मार्टफोन्स भी बनाते हैं, और हमारा वो बहुत बड़ा कस्टमर है वॉशिंग मशीन में। तो वो उसके भी हमारे बिजनेस, हर साल हमारा सैमसंग के साथ बिजनेस बढ़ रहा है। टीवी में डेफिनेटली बहुत ग्रोथ हुई है हमारे सैमसंग बिजनेस की। वॉशिंग मशीन में नंबर्स हमारे बेटर हो रहे हैं सैमसंग के साथ। सो सैमसंग भी हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कस्टमर है। ओके। अच्छा सौरभ जी, ये जो अभी वॉशिंग मशीन को लेके बातचीत हो गई, टेलीविजन्स को लेके बात हो गई, मोबाइल्स को लेके बात हो गई, आपने हमेशा से एक आगे की ग्रोथ प्लान और आई थिंक जो नए प्रोडक्ट्स को जोड़ना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, उसके बारे में अपने राय रखी है। अभी कुछ और नए प्रोडक्ट्स जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में जोड़ सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में, कुछ इसके बारे में टिप्पणी करेंगे आप? हाँ, वो बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। हमारे वर्टिकल में नए प्रोडक्ट जोड़ रहे हैं, जैसे लाइटिंग में हम लोग काफी नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। स्ट्रिप लाइटिंग के, स्मार्ट लाइटिंग की हमने कंपनी एक्वायर करी थी, प्लस सीलिंग लाइट्स, डाउन लाइटर्स। ऐसे टीवी में हम लोग अब कमर्शियल डिस्प्लेज में भी आ रहे हैं, इंटरैक्टिव डिस्प्लेज में आ रहे हैं। वॉशिंग मशीन हमारा फुल, हम सेमी ऑटोमेटिक में इंडिया के लीडर हैं, और अब फुल्ली ऑटोमेटिक में भी हम लोग और कस्टमर्स को ऐड कर रहे हैं। अभी हमारा बॉश एंकर कस्टमर है वहाँ पर। और उसके अलावा आईटी हार्डवेयर की जो भी रिवाइज स्कीम आई है गवर्नमेंट की, जो कि काफ़ी जिसमें गवर्नमेंट ने उसमें इंसेंटिव आउटले बढ़ाया है, इंसेंटिव का परसेंटेज बढ़ाया है, उसको काफ़ी अट्रैक्टिव किया है। तो हमें लगता है कि अब नेक्स्ट मंथ एंड हाफ में हम काफ़ी ग्लोबल कस्टमर से बात करेंगे, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं कुछ और वर्टिकल्स पे, और हमें लगता है ये बिजनेस भी अच्छा रहेगा। और उसके अलावा वेरिएबल्स भी बहुत हाई ग्रोथ वर्टिकल है, जिसके जो हमारा जेवी है बोट के साथ, बोट का बहुत अच्छा मार्केट शेयर है उस वर्टिकल में, और वो ओवरऑल बड़ा हाई ग्रोथ वर्टिकल है, तो वहाँ पे भी हमारे को अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। सौरभ जी, एक आर्टिकल आया था कि क्या डिक्सन इंडिया का फॉक्सकॉन बन सकता है? आप को लगता है कि अगले 10-15 साल में उस तरफ कंपनी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। हमें इनफैक्ट फॉक्सकॉन के अलावा हमें डिजाइनिंग पे बहुत फोकस करना है। फॉक्सकॉन इतना डिजाइनिंग में नहीं है, तो डिजाइनिंग पे भी फोकस करना है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन फोकस करना है। क्लियरली इस समय इंडिया में जो गवर्नमेंट का पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इंक्रीजिंगली ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। और डिक्सन की एक बहुत अच्छी मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज रही है इस बिजनेस में। और हमें लगता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा आगे आने वाले सालों में, जो कि बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट को भी कैटर करेगा और ग्लोबल मार्केट्स को भी कैटर करेगा। क्लियरली अगर आप एप्पल को भी देखें, एप्पल भी इंडिया को बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। ऐसे नॉट ओनली एप्पल, इवन सारे बड़े ब्रांड्स अब इंडिया को देख रहे हैं, वो डी रिस्क करना चाहते हैं पार्टली चाइना से, एंड उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इंडिया के लिए, एंड डेफिनेटली डिक्सन को भी बहुत बेनिफिट होगा उसका। सौरभ जी, जब आपको इतनी विजिबिलिटी नजर ही आ रही है, आई मीन इन ईच डिवीजन, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, अदर इक्विपमेंट्स हो, टेलीविजन हो, मोबाइल्स हो, ये फुल ईयर के लिए FY24 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का कोई प्रोजेक्शन देना चाहेंगे आप? थोड़ा सा लीड करना चाहें अगर, कितनी ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली? मैं देखा आपको ब्रॉडली रेवेन्यू का मैंने आपको मोबाइल का बता दिया कि मोबाइल में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है। हम काफ़ी क्लोज स्टेज, मतलब काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे हैं। बट मैं कोई गाइडेंस नहीं देना चाहूँगा एक नंबर की, बट क्लियरली आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखेगी इस साल और अगले साल।
लेड बाय मोबाइल वर्टिकल एंड जो नए वर्टिकल्स हमने करें, और हमें लगता है कि आगे आने वाले सालों में एक्सपोर्ट भी हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा रेवेन्यूज को। ओके, चलिए फिर सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चलिए, ये हो गई बात डिक्सन की। बाय द वे, नंबर्स आ रहे हैं कमेंट्स के। मुनाफा बढ़कर हुआ है 349 करोड़ का, और मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 260 करोड़ का अनुमान था, 318 करोड़ यहाँ पर आया है। कमेंट्स ने खैर काफ़ी अच्छा किया वैसे ही, और सीमेंस के प्रॉब्लम्स के बाद वैसे ही यहाँ पर एक व्यू अच्छा लग ही रहा था, तो ये एक पहला नंबर पॉजिटिव। लेकिन गौरांग, डिक्सन की मैनेजमेंट को सुना आपने, इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में लेंगे क्या आप? क्योंकि मतलब अच्छा कर रहा है अभी, लेकिन बीच में काफ़ी वोलेटिलिटी भी रही थी, स्पेशली जब वो Xiaomi वाला केस हुआ था तब। एक्सटर्नल जिस तरीके से जो क्लाइंट्स हैं इनके अनुज, Xiaomi हो गए या फिर सैमसंग हो गया या फिर बाकी कोई कंपनी हो गई, वो जो खबरें आती हैं इन सब कंपनीज को लेकर के, तो जाहिर है जो क्रूशियल कंपोनेंट और सर्विसेज मुहैया कराती है उन कंपनियों पर भी असर होता है। मुझे याद है इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और होम अप्लायंसेस के लिए बहुत बड़ा काम करती है ये कंपनी। अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो मेरे जानकारी में तो ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है जिसकी बराबरी हम डिक्सन टेक्नोलॉजी से कर सके। हम टॉकिंग अबाउट प्योर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, तो डेफिनेटली एक कैंडिडेट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर। कमेंट्स के नंबर्स की कुछ और बारीकी देखिए। पैट में अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से 40 करोड़ रुपए का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। आय करीब 1926 करोड़ रुपए की 1805 करोड़ से आई थिंक अनुमान था 1805 का, और एबिटा लगभग 326 जो कि 295 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। वहाँ भी करीब आप समझ लीजिएगा कि 31 करोड़ का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और मार्जिन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से लगभग 70 बेसिस पॉइंट ऑन द हायर साइड है। 17% रहे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16.3% की एक्सपेक्टेशन थी। तो नंबर्स हर पैमाने पे अच्छे हैं, स्टॉक चल भी रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिदायत है कि देख के संभल के, और एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ। मानस, एक रीजनेबल 5 मिनट चार्ट्स पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे जो प्रोटेक्ट कर सके सीएमपी को थोड़ा सा, अगर इंट्राडे टर्बुलेंस हो भी तो? जी, तो देखिए स्टॉप लॉस रहेगा 1687 का, ये कैश लेवल्स है। 1687 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है, बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि लोअर लेवल पे फिर से जब बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा तो स्टॉक 1720 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ओके, 1720 टच करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है कमेंट्स में। अच्छे नंबर्स के बाद स्टॉक अब मूव कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं F&O के टॉप गेनर की, जो है दीपक नाइट्राइट। आज एक्चुअली वो टेम्प्रेरी फ्रीज खुला अब यहाँ पर। एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए। जब हम शो की स्टार्ट की थी तब करीब 10% ऊपर था ये स्टॉक। अब जरा देखते हैं एक बार दीपक नाइट्राइट कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। करीब 9% ऊपर। लेकिन ये कारण क्या है? कारण वो जो 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, लेकिन उससे स्ट्रीट इतनी क्यों एक्साइटेड है? यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो सुबह आपने वो न्यूज़ डाली थी, उसके बाद ये स्टॉक चला, अच्छा चला, क्यों इतनी एक्साइटेड है स्ट्रीट? तो दीपक नाइट्राइट की बात करें तो पिछले 2 सालों से वो केपेक्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रकार का ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन्होंने नहीं किया था, सबसे पहली बात। और अगर हम FY23 एंड की बात करें तो कंपनी बैलेंस शीट साइड पे बिल्कुल ही डेट फ्री हो चुकी है, कोई ज़्यादा कर्ज कंपनी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मच एंटिसिपेटेड केपेक्स अनाउंसमेंट है। 5000 करोड़ निवेश करने जा रहे हैं अगले 4 सालों के लिए, और आज अनाउंसमेंट इसी रिलेटिंग आया। इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है केपेक्स के लिए, जहां ये लोग एक बड़ी कैपेसिटी लगाएंगे नंदेसरी और दहेज 2 जगहों पे। और ये प्राइमरी केपेक्स आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा स्पेशलिटी केमिकल्स डिवीजन में, फिनोलिक्स डिवीजन में और बाइसफिनॉल डिवीजन में। अगर हम बात करें ये प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ यूज होंगे, तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं एग्रोकेमिकल्स के लिए, इपॉक्सी के लिए, पेंट इंडस्ट्री के लिए, एडेसिव्स के लिए, तो ये बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाले प्रोडक्ट्स हैं वो ला रहे हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी बेहतरीन विजिबिलिटी वाइज मिलती रहे। ऑब्वियसली अगर हम एनालिस्ट की बात करें कि उनका टेक क्या है, तो ये मच अवेटेड था। जैसे कि मैंने पहले कहा, 5000 करोड़ रुपए का केपेक्स अगले 4 सालों में स्मूथली हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में उतनी कैश फ्लो और इतनी क्षमता है कि अगले 4-5 सालों में जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है वो री इन्वेस्ट वो कर सकते हैं। तो कोई बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन या जो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी केपेक्स के लिए। दूसरी बात कि ये जो लेवल का केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है,
इससे अगले 3 से 5 सालों में प्रॉफिट जो है दुगना हो सकता है। तो करंट जो बेस है उसको दुगना करने की कोशिश की जा रही है और कंपनी पहले भी ये बता चुकी है कि जो प्रोजेक्ट ब्रेक इवन है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है और प्रोजेक्ट को जिस हिसाब से चलाते हैं वक्त से पहले ही वो डिलीवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टॉक है जो मार्केट फेवरेट रहा है। फिनॉल के दाम जो है चाइना में 2200 युआन से 1000 के नीचे चले हैं, उसके बावजूद स्टॉक में ये रैली है क्योंकि प्रॉब्ली स्ट्रीट को लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी पेबैक पीरियड में छोटा रह सकता है। ओके, एक्चुअली एक और सेक्टर पर भी बात करेंगे यतिन, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पहले बात कर लेते हैं दीपक नाइट्राइट की। मानस, टेक्निकली क्या व्यू है यहाँ पर, क्योंकि ये उसी तरीके का स्टॉक है, एक बार चलता है तो ज़बरदस्त और काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद मूव आया है ये। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है, तो अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 दिनों के लिए तो खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरा समझना है कि सबसे पहला काम करना है स्टॉप लॉस रिवाइज करके 2079 कर ले, ये कैश लेवल्स है। ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करें तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके बाद शायद आपको 2175 और 2210 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर ये फर्स्ट साइन है मीडियम टर्म के रिवर्सल का, जिसके टारगेट बहुत बड़े आते हैं। 2600 से लेकर 2700 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शायद इसमें 2 से 3 मंथ का समय लगेगा। तो अगर निवेश का मन है तो अभी भी खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा अभी कर लीजिए, थोड़ा गिरावट पे करिए और 1950 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई दीपक नाइट्राइट की। अब एक और बात कर लेते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नंबर्स हमने देखे, सब नंबर्स शानदार थे और काफ़ी तेज़ी बनी यहाँ पर। हालांकि आज थोड़ा कंसोलिडेशन है, लेकिन क्या इन नंबर्स को अब एक्स्ट्रापोलेट किया जाए? एक ब्रोकरेज का मानना तो है ऐसा, और क्या इसका इम्पैक्ट होगा आने वाले नंबर्स पर? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनने वाली है। तो यहाँ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ सकते हैं। बिल्कुल, और हमने ये देखा है इन जनरल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कि क्रूड जिस दबाव से ट्रेड कर रहा है उस हिसाब से आपने पेट्रोल डीजल के प्राइस में कोई रिवीजन नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की काफ़ी स्ट्रांग रह सकती है। इनफैक्ट जो 4th क्वार्टर में प्रदर्शन रहा है उसी प्रकार का प्रदर्शन आप Q1 में एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड नीचे है और कहीं ना कहीं मांग भी आपको फ्यूल्स की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ब्रोकरेज का मानना ये है कि कम क्रूड के दामों की वजह से एबिटा में ज़बरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इनफैक्ट HPCL, BPCL, IOC ये 3 कंपनियों का एबिटा मिला के फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। उनकी जो एवरेज क्वार्टरली रन रेट है एबिटा की वो 15,000 करोड़ रुपए की है। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज क्वार्टरली Q4 को हटा दें तो जो 15,000 करोड़ एबिटा की रन रेट है तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, वो दुगनी होने जा रही है 30,000 करोड़ रुपए के आसपास। और इसका सीधा बेनिफिशियरी HPCL होने वाला है, क्योंकि BPCL की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल में वो डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं कम क्रूड के दामों की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन HPCL एक प्योर प्ले ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिन्होंने लगभग एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस Q4 में दिखाया है। और एनालिस्ट की अगर माने तो एबिटा जो है 7,100 करोड़ रुपए हो सकता है Q1 में, जो Q4 में 4,800 करोड़ रुपए था। इन्वेंट्री लॉसेस कंपनी ने छोटे मोटे लिए हैं। BPCL का एबिटा लगभग 10-15% ऊपर नीचे रह सकता है क्योंकि क्रूड का फैक्टर है। लेकिन IOC देखिए 14,500 करोड़ रुपए का जो एबिटा है Q1 के लिए एक्सपेक्टेड है, जो ऑलमोस्ट Q4 के लेवल जितना है। और Q4 के रिजल्ट्स के बाद हमने देखा किस हिसाब से रैली हुई, एक सरप्राइज रैली हुई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। तो कहीं ना कहीं अगर क्रूड के दाम यहाँ रुक गए, कोई बड़ा फ्यूल में प्राइस रिवीजन नहीं हुआ नीचे की तरफ, तो शायद मार्जिन्स Q1 में भी बहुत अच्छे आ सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी। ओके, बिल्कुल यतिन, शुक्रिया ये दोनों के दोनों सेक्टर्स पर और स्टॉक्स पर इंफॉर्मेशन देने के लिए। और आपको मुबारकबाद जो आपने महिंद्रा की न्यूज़ कल ब्रेक की, आज उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी आधा घंटे पहले आई, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। चलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर लेते हैं। गौरांग, काफ़ी समय के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की 5 उंगलियां घी में, क्योंकि क्रूड प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि प्राइस कम किए जाएं पंप पर। कब तक चलेगा ये सिनेरियो नोबडी नोस, लेकिन इस एनवायरनमेंट में क्या इसको स्ट्रैटेजिकली प्ले किया जाए? तो मैं अगर अनुमान लगा लूं अनुज, तो शायद जिस तरीके से राज्य स्तर पर चुनाव है 2023 में, और जो अभी कर्नाटका का इलेक्शन हुआ उसका जो परिणाम आए, और 2024 में एक बहुत बड़ा चुनाव, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगले वर्ष जो बड़ा चुनाव जो होगा वो अंत होने के बाद अगर कुछ बदलाव होता है, ऐसे मैं धारणा करके चल रहा हूँ। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
कोई बदलाव नहीं होगा पेट्रोल डीजल। हाँ, कटौती अगर होती है, दाम नीचे आते हैं कच्चे तेल के, तो वो दूसरी बात है। तो आप भी मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते भर पहले बात कर रहे थे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, और मुझे याद है आप जिक्र कर रहे थे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बेहद अहमियत वाली बात है कच्चे तेल के दाम इस स्तर पर रहना या नीचे आना। ऊपर जाते हैं तो शायद कुछ मुसीबत खड़ी हो सकती है। हैविंग सेड दैट, 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है हमारे यहाँ पर, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। उसमें से 2 पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, वो है बीपीसीएल और एचपीसीएल। आईओसी पर हमारी उछाल पर बिकवाली की राय है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सकारात्मक सा परिस्थिति है भाव को लेकर के कच्चे तेल की, ये लंबी अवधि तक बनी रहे, क्योंकि हम भी, भारत देश भी बड़े तौर पर निर्भर है इंपोर्ट्स को लेकर के। आपकी प्रिफर्ड पिक है एचपीसीएल, बीपीसीएल, और आईओसी पे आप हायर लेवल्स पे एग्जिट की राय दे रहे हैं। अच्छा, अब निफ्टी को एक बार चेक लेते हैं, फिर कुछ और सेक्टर से बढ़ते हैं। देखिए, कमेंस को लेके आइएगा, और कमेंस पे मैं इसीलिए अच्छे नंबर से थोड़ा डर के स्टॉप लॉस मांग रहा था, क्योंकि ये इस बाजार की टेंडेंसी रही है स्टॉक एट ऑल टाइम हाई, और वो स्टॉप लॉसेस जो मैंने करीब 87 के लिए थे, 1687, उससे करीब 20-30 रुपये नीचे चला गया, इनफैक्ट 1655 का। तो एक ज़रूरी था कि अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर लें या फिर बुक कर लें। 1705, 1710 का हाई लगाया, और अब करीब 1670, 1655 का लो लगा के आया। आपकी स्क्रीन पर एक स्टॉक और लेके आऊंगा जिसपे आज सुबह सुबह पहला ट्रेड लॉन्ग गया था, और वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक बार इसको लेके आइए, और यूनाइटेड स्पिरिट्स 837, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। सुबह बात हुई थी इस स्टॉक पे, और अब 837। हमारे साथ इस वक्त नीलेश जैन जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। नीलेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, एक मैकडी पे अपना राय दीजिएगा, मैकडॉनल्ड्स पे, और इट्स 837 और डे हाई पर, और आपका कन्विक्शन ट्रेड पे। देखिए, ये एक कोइंसिडेंस है, मेरा कन्विक्शन बाय इसी पर्टिकुलर काउंटर पे था। रीजन ये है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ये अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास अटेम्प्ट कर रहा था सरपास करने का। वो आज के सेशन में हुआ है एक बड़े बुलिश कैंडल के साथ में। तो एक कंफर्मेशन आज के सेशन में आ चुका है। ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो 14% का इजाफा हुआ है। काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में है। 850 इमीडिएट टारगेट होंगे, 870, 880 जून तक हमें देखने को मिल जाने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे मैकडॉवेल 850 का कॉल ऑप्शन जो कि जून सीरीज का होगा, 22 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 16 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस अपना होगा। 32 एंड 40 ये 2 टारगेट होंगे। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो 870 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगभग आज के लोवेस्ट लेवल के आसपास 820 के आसपास की रखने की सलाह। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार लॉरस लैब्स लेकर आइए। आज बहुत अच्छा मूव लॉरस लैब्स में, और करीब करीब 8% का मूव, और ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पिछले क्वार्टर में रिपीट हुआ था। खराब नंबर्स के बाद अच्छे मूव आए थे एक्चुअली स्टॉक में, और यहाँ पर एक अच्छा मूव। ग्रासिम एक बार लेकर आइए। ग्रासिम में अच्छा मूव, और इनफैक्ट रोल ओवर प्लेट में सबसे ऊपर ग्रासिम का नाम है। अब 84% रोल ओवर ग्रासिम में, और अच्छा मूव यहाँ पर। राजेश सतपुते, कोई व्यू आपका ग्रासिम पर? अनुज जी, देखिए, ग्रासिम अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, और अगर आप इसे टेक्निकली देखें तो जो इसमें जो हाल फिलहाल में जो करेक्शन है दैट इज ट्रीटेड एज ए रनिंग करेक्शन। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से 1680 और 1660 ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। जो करेक्शन पे हम बोलते हैं ना कि आप बाय ऑन डिप करें, तो आई थिंक दिस इज अ प्रॉपर डिप, तो इट्स ए बाय फॉर मी। आपको बाय करना है 1660 के, मैंने थोड़ा सा डीपी रखा है 1660 के स्टॉप लॉस के साथ। स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस आएगा 1725। पता है मुझे क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड मैच नहीं होता, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि 1725 निकलने के बाद यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। योर टारगेट विल बी 1780 टू 1800 अगेन। चलिए, अभी काम करते हैं इस स्टॉक के बाद, ग्रासिम के बाद जरा 4 का चौका का सीक्वेंस समझा देते हैं आपको, वो ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें अर्निंग्स भी कंप्लीट करनी है, कुछ अर्निंग्स जो कि कराएंगी। 4 का चौका में 4 ट्रेड आएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आएगा, और FNO सुपरस्टार राजेश जी के सौजन्य से। 4 के चमत्कार नीलेश जी बताएंगे, और मिड कैप फंडा गौरांग बताएंगे। ट्रेड लेते हैं यहीं पर ही। इट्स 2:42, 2:42। मानस, आप ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं? सस्ता ऑप्शन? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए लॉरस लैब पे मेरी नजर है, और कुछ दिन पहले हमने करेक्शन देखा। उस करेक्शन पे स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किए वापस, और वहां पे कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, और इस रिकवरी में बहुत बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। प्राइस ब्रेकआउट 335 रुपए के ऊपर देखने को मिला है।
तो अब शायद स्टॉक अपनी 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 385 है उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 7% ऊपर है, इसलिए कॉल में आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। तो लॉरेंस लैब का जो 340 वाला जून का कॉल ऑप्शन 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे, 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर की तरफ 28 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, बाय द वे एक बार जरा पहले मार्केट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अब ऑलमोस्ट डे लो की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है 18,287 इस समय। पिछले कुछ मिनटों में एक और थोड़ा सा नॉक मार्केट पर क्लियरली विजिबल है और उसका रीज़न है HDFC ट्विंस। दोनों के दोनों स्टॉक्स अब इस समय डे लो पर, HDFC और HDFC बैंक, और इसमें जोड़ दीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर एक इस समय नॉक, और इसकी वजह से निफ्टी जो है वो डे लो के बहुत बहुत करीब, अब 18,286 पर इस समय निफ्टी। तीनों स्टॉक्स HDFC बैंक और रिलायंस इस समय फ्रेश इंटर डे लो पर। खासतौर से रिलायंस ने पिछले 5 मिनट में अच्छा खासा प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। 18,270 लो था, अब 18,285 पर हम। राजेश सतपुते से लेते हैं फिर FNO सुपरस्टार। राजेश जी, क्या ट्रेड होगी आपकी? अनुज जी देखिए, एक सेल के साथ जाएंगे। यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर का स्ट्रक्चर मुझे वीक दिखता है। 290 290 95 पे बड़ा क्लस्टर है, 289 पे फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है। तो एक छोटा स्टॉप लॉस रखे और एक सेल कॉल भी ले। 294 के स्टॉप लॉस के साथ चंबल को बेचे। टारगेट होगा 272, 272। चंबल सेल 2 ट्रेड्स आ चुके हैं। मानस जी का ट्रेड, उसके बाद राजेश जी का चंबल सेल। चार्ट के चमत्कार के लिए चलते हैं नीलेश जी के पास। नीलेश जी, क्या पिक करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए टायर स्टॉक्स में काफी समय से मोमेंटम बना हुआ है। अपोलो टायर यहाँ पे आज ऑल टाइम हाई लेवल्स फिर से अचीव हुए हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। चार्ट पे ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 390 395 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 375 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 395 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। ओके, अपोलो टायर्स यहाँ पर एक बाय कॉल आपके लिए। गुरांग जी, आपका मिड कैप फंडा शेयर? तो मिड कैप फंडा के रूप में हमने एक FMCG क्षेत्र की कंपनी है ज्योति लेबोरेटरीज, इसकी बात करना चाहेंगे। मौजूदा स्तर 208 के आसपास है अनुज। ये कंपनी हाउस होल्ड और होम केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, बाकी अन्य प्रोडक्ट्स भी ये बनाती हैं, और हमें लग रहा है जिस प्रकार से इसके नतीजे आए थे 245 265 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए लंबी अवधि के लिए, तो ये कंपनी हमें पसंद आ रही है। ओके, चलिए फिर ये बात हो गई इस समय ज्योति लेबोरेटरीज की। चारों के चारों ट्रेड्स एक बार आपके लिए फिर लेकर आते हैं और रिकैप करते हैं 4 का चौका का। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन में मानस ने सजेस्ट किया लॉरस लैब्स, जून 340 कॉल। आज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लॉरस में, 16 रुपये पर है ये भी, 28 रुपये के टारगेट, 11 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड प्लेस्ड है। राजेश सतपुते ने FNO सुपरस्टार में चुना चंबल फर्टिलाइजर्स, 272 का स्टॉप लॉस, सेल था ये, 294 का स्टॉप लॉस और 272 का टारगेट। अपोलो टायर्स नीलेश जैन की बाय कॉल, 393 और 95 के टारगेट, 375 का यहाँ पर आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। और ज्योति लैब्स पर अभी गौरांग ने दाव लगाया। ये वो जो कौन सा ब्रांड है, उजाला ब्रांड, वो 4 बूंदों वाला, वो उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो ज्योति लैब्स, वो कंपनी यहाँ पर इस समय दाम लगाया जा रहा है। तो ये हो गई बात। चलिए अब एक काम करते हैं, फिर कल आने वाले नंबर्स उसकी बात कर लेते हैं। 2 बड़े नंबर्स हम ट्रैक कर रहे हैं, सेल और जी एंटरटेनमेंट। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, जी एंटरटेनमेंट और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन 2 नंबर्स के ऊपर बातचीत होगी। पहले बात करेंगे हम जी एंटरटेनमेंट की, जहां पर एक बड़ा हैंगओवर इनके साथ ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा और उसके साथ अब नंबर्स को देखिएगा। 2323 करोड़ से गिरकर 2004 करोड़ रुपए रेवेन्यू आने का अनुमान लगाया जा रहा है, 14% के आसपास डिक्लाइन। मुनाफे फ्रंट पे एक डिप 72% के आसपास, 182 करोड़ के सामने डबल डिजिट में मुनाफा आने का अनुमान है। लाइकवाइज वाई बेसिस पे मार्जिन पे भी हिट होगा, करीब 21% से घट के सीधे 9-9.5% के आसपास के EBITDA मार्जिन, और EBITDA भी 487 करोड़ से घटकर सीधे 192 करोड़ रुपए इस तिमाही में आने का अनुमान है। 60-61% के आसपास की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल सकती है। एड रेवेन्यू करीब 10 से लेकर 13% की कमी के साथ आने का अनुमान इस तिमाही के अंदर बाजार लगा रहा है वाई बेसिस पर। और थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगी स्पोर्टिंग बिजनेस को लेकर, उसका एक इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल नंबर्स के ऊपर रहेगा। प्लस मर्जर रिलेटेड एक्सपेंसेस जो कंपनी ने किए हैं उसका एक इम्पैक्ट रहेगा, जिसका एक इम्पैक्ट ओवरऑल नंबर्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन इन टोटल हाई बेस का इफेक्ट और जो एडजस्टमेंट्स हुए हैं उनका इफेक्ट कंपनी के नंबर्स में दिखाई पड़ेगा, इससे थोड़ा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सीक्वेंशियल नंबर्स के ऊपर नजर रखनी होगी। दूसरा नंबर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। सेल के नंबर वाई बेसिस पर आपको थोड़े से शायद सबड्यूड दिखाई पड़ेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं।
29,200 करोड़ से करीब 30,000 करोड़ रुपए, 30,200 करोड़ से इनफैक्ट गिर कर 29,200 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आएगा और मुनाफे फ्रंट पे 2300 करोड़ से घटकर 1300 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा होगा। 43% का डिक्लाइन यहाँ पर। मार्जिन करीब 14 से घट के 11 साढ़े 11 और EBITDA 4400 से घट के करीब 3300 करोड़ रुपए के आसपास का इस तिमाही में पोस्ट होगा। लेकिन जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ये नंबर है थोड़ा बेटर साइड पर इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। एवरेज सेलिंग प्राइस बेटर होगा क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, वाई बेसिस पर भी, और EBITDA पर टन भी करीब 7,302 9,237 करोड़ से घटकर आएगा। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पर यहां पर भी पिकअप आने का अनुमान है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सेल के नंबर अच्छे दिखेंगे, वाई बेसिस पे नंबर्स वीक रहेंगे। ओके, जी एंटरटेनमेंट और सेल। गौरांग, आपने दोनों नंबर्स की एक्सपेक्टेशन सुनी। पहले मेटल्स की बात करते हैं और सेल, एंड स्पेशली जिस साइकिल में इस वक्त मेटल्स की हम है, सेल लास्ट रिपोर्टेड नंबर से बहुत स्ट्रांग थे। इस बार की एक्सपेक्टेशन आपने सुमित से सुनी ही 82। इस प्राइस पे आपको अर्निंग्स से पहले या फिर अर्निंग्स के बाद आई थिंक इस दौर का जो हाई था, बताता हूँ मैं आपको कितना था, हालांकि वो मेटल साइकिल के चरम पे था, 154 का हाई। ये प्राइस इन नंबर्स के एक्सपेक्टेशन के बीच में कैसा लग रहा है आपको? आपका व्यू सेल पर? वीरेंद्र, देखिए, पूरा धातु क्षेत्र नतीजों के आधार पर और जो लागत खर्च को लेकर के दिक्कतें थी पिछले 2-3 तिमाहियों से, थोड़ा दबाव में था। चाइना से जो खबर आई उसको लेकर के भी दबाव में था। तो इस स्तर पर हमें नहीं लग रहा है कि ये उचित स्तर होगा किसी भी तरह की खरीदारी करने के लिए। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर, एक समय पर खरीदारी की राय थी, हमारा जो लक्ष्यांक था वो गया था और फिर हमने सेल की जो हमारी राय थी उसको बिल्कुल निकाल दी थी। हमारी राय में अगर आपको खरीदारी करनी है धातु क्षेत्र में, स्पेशली स्टील रिलेटेड, तो JSW स्टील अच्छा लगता है, JSPL अच्छा लगता है, और 100 के नीचे मेरे ख्याल से टाटा स्टील एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, मार्केट है डेज लो। निफ्टी देखिए, वो जो सेकंड डिप हमेशा उसमें केयरफुल रहना होता है आपको ऑन डेज लाइक टुडे, क्योंकि पहली डिप में नॉर्मली बाइंग आती है। सबको लगता है कि यूएस में जो हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना, हम तो बाय करेंगे। लेकिन जो सेकंड डिप है वो, क्योंकि आज यूरोपियन मार्केट में भी अच्छी खासी डिक्लाइन आई, प्लस आज एक और चीज़ होनी है वीरू, पिछली फेड की जो मीटिंग थे उसके मिनट्स भी आने हैं आज। तो वो मिनट्स भी काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी कि 25 बेसिस पॉइंट की जो रेट हाइक थी लास्ट बार, वो एक लास्ट रेट हाइक है और अब एक पॉज लेगा फेड। आज मिनट्स में पता चलेगा कि वो वाकई में है या नहीं है। बैंक निफ्टी भी देखिए अब वापस 43,700 पर, ये 43,680 43,700 का जोन बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया है। सुबह का लो 43,673 के करीब था, अब हम 43,712 पर। तो देखते हैं ये लो डिफेंड होता है या नहीं। इस बीच में एक स्टॉक फिर भी ठीक ठाक खड़ा हुआ है, ITC, फ्रेश ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब, वहाँ पर एक अच्छा मूव है। लेकिन रिलायंस फिर गिर रहा है। इनफैक्ट वो निफ्टी कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं। अब रिलायंस कंफर्टेबली टॉप स्पॉट पर होगा नेगेटिविटी में। रिलायंस का कंट्रीब्यूशन काफ़ी शानदार डाउनवर्ड साइड पर, 20 पॉइंट HDFC बैंक, 15 पॉइंट HDFC और 15 पॉइंट रिलायंस प्लस ICICI बैंक। तो 4 बड़े स्टॉक्स इन्होंने मिलकर मार्केट को ड्रैग किया और अब हम डे लो पर। लेकिन फिर ध्यान रखिए, अभी भी लोअर बेस जो लोअर ट्रेजेक्ट्री है उसको निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। तो अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करें और देखेंगे ये लेवल्स डिफेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जी, निफ्टी बैंक, हाँ बिल्कुल, लोअर लेवल्स अभी भी याद रखिएगा स्क्रीन पे वॉलेट नहीं हुए हैं। इट्स 18,274 और करीब 43,711। चंदन तापड़िया हमारे साथ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, इंडेक्स ने सुबह एक बहुत अच्छा ट्रेड दिया, पुल बैक ट्रेड दिया और अपनी जो ऑप्शन रेजिस्टेंस जोन थी वहां से कोलैप्स भी हुआ। नाउ वी आर डे लो। आपका इंडेक्स पे व्यू संक्षिप्त में और आपके एक कन्विक्शन आइडिया। बिल्कुल, देखिए ऊपर में अटक रहा है बट कहीं ना कहीं हमारा मानना रेंज बाउंड बायस रहेगा। डाइवर्जेंस बन रहा है बट नीचे में कहीं ना कहीं 181 के आसपास का सपोर्ट लेगा। सो 18,181 से लेके 18,400 इस दायरे में हम ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। स्टॉक वाइज बात करें तो मैं अपोलो टायर पे फोकस करूंगा विद द व्यू कि ये ज्यादा वोलेटाइल काउंटर नहीं है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और 2 दिन पहले इसमें एक 8-10 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, हाई राइज हाई लोज बन रहा है। तो अपोलो टायर पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 373 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 400 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर। ओके, चलिए अपोलो टायर्स, ये दूसरी बार ये स्टॉक की बात हुई इस शो में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आएंगे क्योंकि हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ने वाले हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए अब बात करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। आज हमारे साथ हैं प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान।
प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। मुंबई में बुरा हाल है, तो आप या तो हिमाचल में या गोवा में, बताइए किस जगह इस समय? नहीं, गोवा में हूँ, बट ऐसा है मुंबई का हाल जैसा भी है उस वजह से नहीं। मैं तो मतलब मजबूरी है, गोवा में ऑप्शन यही है मेरे पास कि गोवा में रहो या पहाड़ों में चले जाओ। सो मुंबई नहीं रहा जाता ज्यादा, इस वजह से शिफ्ट हो गया। बिल्कुल, खैर समझ सकते हैं। प्रकाश सर, तो अब इस समय मार्केट को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि एक थोड़ा सा नर्वसनेस आ रही है, और खासतौर से बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई और 44,000 की ट्रेजेक्टरी में आकर रोज फंस रहा है, 5-6 दिन से लगातार इसी लेवल पर फंस रहा है। नहीं, देखिए, जैसे जैसे न्यू ऑल टाइम मतलब हमारे ऑल टाइम हाईज के पास हम रहते हैं, ये अक्सर देखते हैं कि एक नर्वसनेस इसलिए भी आती है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की प्रतिक्रिया रखते हैं कि भाई ये सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे, और वो रिवर्स होने का मौका मिलेगा उससे पहले ही आप एटलीस्ट अपनी पोजीशन हल्की कर लें। और ये 2 महीने में अप्रैल और मई की जो चाल मार्केट की, उसमें मिड कैप स्मॉल कैप्स में बहुत बढ़िया चाल आई है। तो प्रॉफिट बुकिंग वहां भी आ रहा है, और ये आपका थोड़ा सा एफआई का जो फ्लो है, जो बीच में पॉजिटिवली शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट उसमें दिख रही है। बट ये अक्सर रहता है, मई के महीने में अगर परफॉर्मेंस आपकी इतनी अच्छी रही है तो अब जून के अर्निंग्स के ऊपर मार्केट की नजर आ जाएगी। तो इस बार हम निकल गए, बच गए। मार्च एंड की अर्निंग्स काफी अच्छी रही है, जो सोची थी, उम्मीद थी, उससे मुझे लगता है काफी बेहतर है। ऑफ कोर्स मिक्स्ड फीलिंग भी है, कई जगह डिसअपॉइंटमेंट भी ज्यादा है, और मार्केट इस वजह से डिसअपॉइंटमेंट को बहुत पनिश कर रहा है। सो आगे चल के मार्केट में जून के अर्निंग्स के बाद ही एक नजरिया क्लियर कट आएगा, और वो होते होते आपका जुलाई एंड अगस्त बिगिनिंग हो जाएगा। सो ये मई एंड से जुलाई एंड का जो दौर है अनुज, ये थोड़ा सा टाइम करेक्शन भी आपको झेलना पड़ेगा, मोर देन जस्ट प्राइस करेक्शन। ओके, अच्छा प्रकाश जी, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर दें। दो स्टॉक्स जो आपने काफ़ी अच्छे से ट्रैक किए हैं, उन पर एक मैं आपका व्यू लेना चाहूँगा। एक तो अंबर एंटरप्राइजेस, जहाँ पर एक अच्छा मूव आया इस महीने 15% ऊपर, और डिक्सन टेक 20% ऊपर। और यहाँ पर दोनों स्टॉक्स पर, और दोनों क्योंकि अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे हैं एक्चुअली इस रैली के बाद भी। आपका क्या व्यू होगा? सो अनुज, ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रहे हैं। ऑफ कोर्स दोनों एक ही कैटेगरी में ऑलमोस्ट है, और इनकी जो पहले हमने री रेटिंग अपवर्ड्स देखी थी, जो नई ऊंचाइयों पे जब ये इसको मार्केट लेके गया था, उसमें पी एक्सपेंशन का बहुत बड़ा रोल था। मतलब एक समय ये था कि इनको इस टाइप के पी मिल रहे थे, मतलब प्राइस अर्निंग मल्टीपल इतना ज्यादा मिल रहा था, जो आप बहुत बड़े मल्टीनेशनल दिग्गज कंपनियों को ही देते हैं। जहाँ 40, 45, 50 जोन के भी शुरू हो गए थे इनको एलोकेट होने। अब हुआ ये कि सरकार ने जब पीएलआई अनाउंस किया तो बहुत एक्साइटमेंट था कि इन कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त होगी, और वो हुई। ये नहीं कि रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही पीएलआई आता है, जो ये आई का जो शब्द है ना, इंसेंटिव का, तो आपका ग्राहक भी, आपको क्लाइंट भी समझ जाता है कि आपको इंसेंटिव मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक रियायत की जगह है, और वो मार्जिन पे उसका इम्पैक्ट आने लगता है। वो रीप्राइसिंग कर देते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को सस्ते में लेने की कोशिश क्लाइंट्स की हमेशा रहती है। तो उस वजह से जो प्राइसिंग पावर है, वो वैसी इनको नहीं आ पाई। तो रेवेन्यू ग्रोथ तो जरूर आ गया, लेकिन मार्जिन पे थोड़ी सी ठेस पहुंची। और पिछले रिजल्ट्स के बाद जो एम्बर में जो मैं सुन रहा था, जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें इन्होंने एक मार्जिन इंप्रूवमेंट की वापस एक चेष्टा की है कि भाई मार्जिन इंप्रूवमेंट हम लोग को होते हुए दिख रहा है। तो ये नहीं कि पुराने मार्जिन आ जाएंगे, लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा तो मार्केट को एक वापस एक कांसोलेशन सा एक थोड़ी सी एक वो मिलने झलक दिखने लगी कि हाँ, थिंग्स कैन नॉट बी एज बैड। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, और इसमें हमेशा डिपेंडेंस, आपको याद होगा, आप मार्केट में इतने सालों से, शुरुआत में जब ऑटो एंसिलरी कंपनी ओईएम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती थी, तो हम लोग एंसिलरी कंपनी को रीरेट करके उसका पी डाउन करते थे कि ये तो 1-2 कंपनीज पे डिपेंडेंट है, और अगर कल को उन्होंने कुछ किया कि भाई हमको आपसे माल नहीं लेना, आपने इतनी क्षमता बना ली है, करोगे क्या उसका? सो यही चीज एम्बर और डिक्सन में झलक रही थी कि डिपेंडेंस ऑन सम क्लाइंट्स वाज वेरी हाई। तो वो धीरे धीरे डिवर्सिफाई जैसे जैसे होगा, अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करेंगे, तब जाके इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। इमीडिएटली ये तो रिएक्शन रिजल्ट्स का है, और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा यहाँ से री रेटिंग जो पुराने मल्टीपल्स थे वैसे लाके आप इसको देख सकते। ओके प्रकाश, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ।
आज दीपक नाइट्राइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, जो उन्होंने मैनेजमेंट ने आई थिंक जो टिप्पणी करी 5,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन इन गुजरात, आई थिंक इस मैनेजमेंट का ये टेक और उनके आई थिंक ये जो दूरदर्शिता है उसको आई मीन एडमायर करते हुए इस पूरे सेक्टर पे आपका आउटलुक चाहूंगा। आई मीन एक मतलब पोस्ट कोविड सबसे वर्टिकल सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग देने वाला काउंटर रहा था दीपक नाइट्राइट। अच्छा, इसी सेगमेंट में अगर आप एसआरएफ की अर्निंग्स देखें तो लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स भी अच्छी थी। टाटा केमिकल थोड़ा कोलैप्स हुआ, यूपीएल थोड़ा कोलैप्स हुआ। आई थिंक स्पेशली दीपक नाइट्राइट और उसकी मैनेजमेंट ने जो टेक लिया है उसके बाद आपका इस पूरे स्पेस पे राय और आपका प्रिफर्ड स्टॉक क्या रहेगा केमिकल बास्केट में? आप सही बोले। आपकी जो पैंडेमिक के बाद रिकवरी हमने देखी, जिन जिन सेगमेंट्स में गिने चुने सेगमेंट्स थे, कोई खास ऐसा नहीं था कि ओवरऑल रिकवरी इमीडिएट आ गई थी। वहां पे जो चाइना प्लस का जो हम लोग सुनते आए हैं और जो बिजनेसेस, जो केमिकल बिजनेसेस वर्टिकली इंटीग्रेटेड थे, यानी रॉ मटेरियल से लेके अपना फाइनल प्रोडक्ट की जो चेन होती है उसमें काफी हद तक वो क्षमता धारण करते थे, तो वहां पे आपको इम्प्रूवमेंट या री रेटिंग अच्छी होती हुई दिखी। चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, आरती इंडस्ट्री हो, एसआरएफ हो, तो ये जो बड़े केमिकल प्लेयर्स थे जिनके पास क्रिटिकल सप्लाईज की जो क्षमता थी, तो वो डिपेंडेंस उन पे क्लाइंट्स की हमेशा रहती थी, तो उनके पास प्राइसिंग पावर रही और उन्होंने अपना कारोबार जो है बहुत जल्दी संवार लिया। पैंडेमिक का असर इतना उसमें होने नहीं दिया। अब क्या हुआ है, उसके बाद एक थोड़ा सा स्लो डाउन ग्लोबल डिमांड में आपने देखना शुरू किया, और वो हुआ था यूक्रेन और रशिया के युद्ध को लेके या दूसरे फैक्टर्स जो थे सारे। तो यूरोप में जब ठंडा पड़ा यूरोप का मार्केट, तो थोड़ी सी डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की असर आपको इन सभी के रेवेन्यूज पे दिखी है। तो आप देखेंगे सभी के बिजनेसेस में रेवेन्यू थोड़ा सा स्टैग्नेट हुआ। अभी जो अनाउंसमेंट दीपक नाइट्राइट ने किया है वो आगे चल के 5,000 करोड़ सरकार के साथ गुजरात में, खास करके दहेज वापी साइड में इन्होंने जो नया निवेश करने की बात की है, उसमें फिनोलिक्स करके एक सेगमेंट है जो बहुत प्रॉमिसिंग हो सकती है, क्योंकि अभी भी उसका ज्यादातर इंपोर्ट होता है और यहाँ पे हम लोग अगर बनाने लगेंगे तो उसके आगे के डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट्स उससे बन सकते हैं वो बहुत बहुत ही उम्दा बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जगह तो बहुत है, पर देखिए इसमें मेरे को एक चीज समझनी है कि ये सारे स्टॉक्स का ना एक फेज आता है, ग्रोथ फेज आता है और फिर कंसोलिडेशन फेज आता है। मुझे लगता है अभी भी केमिकल्स में कंसोलिडेशन फेज जारी है। मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा चेंज आया है। अगर इसमें कोई आपको नीश सेगमेंट पकड़ना, ऑफकोर्स दीपक, आरती, एसआरएफ, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना बड़ा रहता है। बट अगर आप फोकस उसमें देखें केमिकल्स में, तो टायर कंपनीज को सप्लाई करने वाली एक कंपनी है जो कार्बन ब्लैक बनाती है। मैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक की बात कर रहा हूँ। आप उसको देखिए, उनके पास जो क्षमता है, जो डिमांड है, और आज हम आपके चैनल पे मैं सुन रहा था अपोलो टायर्स की कई बार चर्चा हुई, टायर सेक्टर को एक रिवाइवल सा एक्सपेक्टेड है दिखना। तो ऐसी कंपनीज में आप लॉक करिए अपना पैसा जहां पे बहुत क्लियर विजिबिलिटी ऑफ डिमांड है, आपके पास प्राइसिंग पावर है और कंपनी के पास क्षमता है उस डिमांड को केटर करने की। तो ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे तो छोटी कंपनी क्वालिफाई करेंगी, बड़ी कंपनी थोड़ी सी अभी ओवर कैपेसिटी वाले जोन में चल रही है। तो मैं नहीं समझता कि इतना बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा इमीडिएट बेसिस पे, इसमें कोई प्राइस हाइक आपको मतलब शेयर के भाव में बहुत ज्यादा तब्दीली दिखेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम करेक्शन या कंसोलिडेशन का जो फेज है और जारी रह सकता। अच्छा प्रकाश सर, अब आज आप आए ना तो आपसे बात, मेरा मारुति पे बात करने का मन कर रहा है। ये आपकी कन्विक्शन लिस्ट में रहा है और मुझे याद है अच्छी तरीके से जिस दिन जिमनी का लॉन्च था उस दिन हमारी बात भी हुई थी। अब मैं मतलब क्योंकि मैं थोड़े से ऑटो एक्सपर्ट्स को सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, फ्रॉन्क्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आई थिंक एक अच्छी गाड़ी, उन्होंने इसको बहुत एक सोफेस्टिकेटेड या फिर बहुत ही, अगर आप देखें जैसे फीचर्स डोमिनेटेड गाड़ी नहीं बनाया, प्राइसिंग को थोड़ा सा उन्होंने इस पर खेला है। आपका व्यू फ्रॉन्क्स के इस लॉन्च पे और जिमनी के लॉन्च पे, और मतलब कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आपका टेक एट 9269? आई थिंक देखिए मारुति में ऐसा है कि जो मतलब जो ताकत इस कंपनी के पास है उसका अभी तक आपने ट्रांसलेशन मार्केट में होते हुए देखा नहीं है। उसका रीजन ये है कि इन्होंने समय लगाया अपने आप को नए फेज में, ग्रोथ फेज में, नए स्केल में आने के लिए। इन्होंने इतने सारे प्लान्स बनाए और ऑलरेडी एक नई क्षमता का अनाउंसमेंट भी पिछली तिमाही के नतीजों के साथ साथ करा है। कंपनी कोशिश क्या कर रही है, ये दूसरे कॉम्पिटिटर से अपने आप को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है कि इनको फिर छोटे मोटे लॉन्चेस जो दूसरे लोग करते रहे, मार्केट डेंट करते रहे, उनका मार्केट शेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फ्रॉन्क्स को देख लीजिए आप,
इन्होंने किया क्या है कि किया मोटर्स ने जो सेगमेंट को केटर करने की कोशिश की और जो मार्केट शेयर हासिल भी किया है, और Hyundai की छोटे एसयूवी सेगमेंट जो थी वेन्यू करके जो है, उसमें इन्होंने जो बार खाया था, उसको इन्होंने बहुत क्लियरली वो किया। तो एक एक सेगमेंट वाइज इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पोजीशन करने शुरू किए कि हम देखिए कौन प्लेयर्स वहां compete कर रहे हैं, उनके सामने हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अच्छी प्राइसिंग पे देंगे, अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलायबिलिटी तो है ही है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जैसे जैसे ये एसयूवी पोर्टफोलियो को अपना भरते जाएंगे, जो गैप्स हैं, आप देखेंगे सीएनजी एंड एसयूवी एज ए कॉम्बिनेशन जो है, इट विल वर्क वेरी फेवरेबली फॉर देम। और ये एक जिस दिन 50, 51, 52% मार्केट शेयर, ओवरऑल मार्केट शेयर पे आ जाएंगे, आप इनकी क्षमता को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रोक पाएगा इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल प्लेस। तो वो सब कुछ है इसमें, बट थोड़ी पेशेंस रहेगी क्योंकि ये सब चीजों में समय लगता है। बट अभी भी आई एम वेरी पॉजिटिव। और एज ए डिस्क्लेमर, मारुति में तो आईपीओ के समय से मेरे पास शेयर्स हैं और बहुत पसंदीदा शेयर्स हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी इतनी उम्दा रही है इसमें इतने सालों की। सो आई वुड बिलीव अभी भी जगह है, और जिम्नी का रिस्पांस तो अभी आना बाकी है। आपने सिर्फ अभी टेस्ट ड्राइव होते हुए थोड़ी बहुत डीलरशिप्स पे देखी है, लेकिन रोड पे जब लोग देखेंगे, लोगों को यूज करते हुए देखेंगे, फीडबैक आएगा, तो आई थिंक इट विल बिकम मच बिगर एज अ ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट। अच्छा, बैंक निफ्टी डे लो पर 43,650 के लेवल पर इस समय 300 पॉइंट नीचे। हालांकि निफ्टी अभी भी डे लो को डिफेंड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी भी इंटर डे लो बनाया, और उसका पूरा का पूरा भार जो है दो स्टॉक्स के जिनमें HDFC बैंक और ICICI बैंक। HDFC बैंक डे लो पर अब करीब 1.5% नीचे, और ICICI बैंक करीब 1% नीचे। अच्छा प्रकाश सर, आप कोई नया स्टॉक बताइए। पहले आपने कितने अच्छे स्टॉक बताए थे, एम्बर, टेस्टी बाइट, मतलब काफ़ी मल्टी बैगर्स निकाले थे। कोई और स्टॉक जो आपके समय रेडार पर हो, जो अभी आप या तो आपने लिया हो, या ले रहे हो, या सोच रहे हो, स्टडी कर रहे हो? देखिए, आई थिंक एज अ मार्केट अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो इतनी, ऑफ कोर्स गिनी चुनी है, कोई खासी, पर अपॉर्चुनिटीज इतनी साफ जाहिर हो जाती है। लेकिन कन्विक्शन तब आता है लोगों को जब भाव उसका बढ़ने लगता है, वॉल्यूम बढ़ने लगती है। और मुझे पसंद आता है वैसे शेयर जहाँ पे थोड़ी सी गतिविधि कम हो, वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट जो है, उस लिहाज से एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी, 1500-1600 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। अब ऑफ कोर्स टेस्टी बाइट भी एक जमाने में 350 करोड़ हुआ करती थी, आज 1500 पे भी है, लेकिन लगता है कि अभी भी बहुत प्रॉमिस है। ये जो कंपनी मैं रिसेंटली समझ के आया और जो देखा, ये बनाती है बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, जो ग्लोबली इसको एस्टैब्लिश करता है एज वन ऑफ द लीडर्स, और उसको हम लोग कहते हैं कोको बटर इक्विवेलेंट। अब ये आप थोड़ा सा इस पे 1 मिनट लूंगा ये समझाने के लिए, क्योंकि लोगों को कंपनी क्या करती है समझने में ज्यादा वो थोड़ा पेचीदा लगता है। CBE जिसको कहते हैं कोको बटर इक्विवेलेंट, यूज होता है चॉकलेट्स की सब उसमें बनाने में प्रोडक्ट्स। तो चॉकलेट है, कॉस्मेटिक्स है। प्रकाश सर सॉरी एक पहले स्टॉक का नाम तो बता दीजिए, ताकि जब तक आप सॉरी सर, माय मिस्टेक। स्टॉक का नाम है अनुज मनोरमा इंडस्ट्रीज। ओके जी। सो ये इसकी शुरुआत SME प्लेटफॉर्म से हुई थी। बहुत बढ़िया इन्होंने कामकाज किया, और पिछले साल मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में ये NSE मेन बोर्ड पे भी माइग्रेट हुए सक्सेसफुली। और अभी अगर आप देखें तो इस कंपनी का बिजनेस हाल ही में थोड़ा सा रोचक इसलिए बना कि पहले 5-6 साल, इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद की पीरियड की बात कर रहा हूँ, कंपनी की हिस्ट्री तो और भी लंबी है। ये जो साल के जो बीज होते हैं, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और MP के जो बस्तर और इस टाइप के जो इलाकों में ट्राइबल्स कलेक्ट करते हैं, वहां से साल के बीज कलेक्ट करके उसमें से ये बटर बनाते हैं, कोको बटर जिसको कहते हैं। और ये CBE जो बनाते हैं, और ये इसका उपयोग होता है, बाकी आप कोई भी चॉकलेट्स लेते हैं, फेरो रोशर ले लीजिए, कैडबरीज के कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, हर एक में इसका इस्तेमाल होता है। सो मनोरमा इंडस्ट्रीज का जो क्षमता है उसकी, वैसी और किसी की है नहीं, और वो बनानी भी बहुत मुश्किल है। सो ये गिरे हुए जो बीज हैं वहां उठा के ट्राइबल से कलेक्ट करवाते हैं और उसको यूज करते हैं, और इनके सारे बाई प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो डी ऑयल केक हो या बाकी का जो ऑयल निकलता है उसको रिफाइन करके ये लोग वेजिटेबल ऑयल में एडिटिव में यूज करते हैं। कहीं भी कोई वेस्टेज नहीं होता। इट्स अ जीरो वेस्ट कंपनी। ESG के अगर उसमें पैमाने में देखें तो 100% खरी उतरती है। एंड दे हैव अ यूनिक बिजनेस मॉडल, दे हैव अ यूनिक प्रोसेस। ये रेप्लिकेट करना इतना मुश्किल हो जाएगा आगे चल के,
मुझे संभव लगता है कि इसको अगर कोई समझ के देखे और वो करे तो पोर्टफोलियो में ऐड करके रखे। अगले 4-5 साल इस कंपनी का और इस बिजनेस का फ्यूचर जो है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इसके चर्चा आई एम श्योर 1-2 साल बाद होगी। अभी कंपनी बहुत छोटी है, 1500-1600 करोड़ पे बहुत ज्यादा ध्यान लोगों का नहीं बैठता, खास करके इंस्टीट्यूशंस का। बट यस, इसमें कुछ व्हाइट ओक जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन है, इक्विटी भी ली है, पार्टिसिपेशन किया है कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू सम 1 ईयर बैक और समथिंग, आई रिमेंबर। बट ये आगे चल के आपको इसके ग्रोथ जो है वो बहुत ही बढ़िया दिखेगी, गिवन द ग्लोबल सेटअप एंड द प्रेजेंस जो इस कंपनी ने एस्टैब्लिश। प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपका जो मनोरमा इंडस्ट्रीज है ये ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे है, तो 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पे। एक मनोरमा थी 6 फीट अंडर, है एक पिक्चर थी ना आपकी मनोरमा 52 वीक हाई पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सभी स्टॉक्स है ना उसमें, अब गजा की पिक्चर है। हाँ ठीक है। लास्ट सीन तक उस पिक्चर का क्रक्स आपको नहीं मालूम चलेगा। ये तो देखिए आपने? नहीं, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। देखना एक बार, मजा आ जाएगा। ध्यान लगा के देखना पड़ेगा। ध्यान लगा के डीलर्स क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो देखिए वीरू, 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स में चर्चा में आ रहे हैं, और इन जनरल डीलर्स को थोड़ी बहुत फीलिंग है कि मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होना चाहिए, मिड कैप में थोड़ा हेल्दी करेक्शन आना चाहिए। सो सब लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत बाजार यहाँ से नरम पड़े, तो शायद इसीलिए वो डीएलएफ में शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप रोल ओवर का डेटा भी देख लें तो शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी बहुत यहाँ बनने को देखने को मिल रही हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो रहा है। और डीलर्स की अगर आप माने तो शायद ये मई सीरीज की एक्सपायरी के पहले स्टॉक में आपको 3 से 5% की फर्दर डाउनसाइड आती हुई देखे। तो 1-2 ट्रेडिंग सेशन के लिए शायद डीलर्स को लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर बनना चाहिए 10 से 15 रुपए तक का। अगर हम नेक्स्ट सीरीज की बात करें, जून सीरीज की बात करें, तो लॉन्ग बायस देखा जा रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। काफ़ी सारे एचएनआई डेस्क पे यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो आ गए हैं, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में एक डाउनवर्ड रिएक्शन भी हमने देखा, लेकिन करेक्शन के बाद यहाँ बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि 400 से लेकर 410 तक के लेवल्स यहाँ पोजिशनली देखने को मिलने चाहिए। रोलोवर्स भी हेल्दी दिखाई पड़ रहे हैं और फ्रेश लॉन्ग्स आपको जून सीरीज में भी देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल यतीन, शुक्रिया। तो फिर ये होगी बात डीलिंग रूम से। डीएलएफ पर शॉर्ट और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर लॉन्ग, ये यतीन को 2 स्टॉक्स जिन पर फीडबैक मिला। चलिए मार्केट एट डेज लो, तो बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स देना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए, कुछ मूड चेंज हुआ? एसटीबीटी करने का मूड है या बीटीएसटी? बिल्कुल बीटीएसटी। आज इतनी गिरावट आई, हमारा जो टीवीएस मोटर अब भी बरकरार है और अपमू है एसटीवी, जो सुबह हमने रेकमेंड किया था, मैं उस पर रिपीट करूंगा। अब जो स्टॉप लॉस और बढ़ा दिया, पहले 1250 था, 1260 का स्टॉप लॉस था, ट्रेड करा है 1270 पे। इसका टारगेट भी बढ़ा देंगे, 1280 टू 1290 कर देंगे। टीवीएस मोटर में कंसोलिडेशन 3 हफ्ते का है और आज इतनी गिरावट के बाद भी एक अपमूव मिला है। ये रिट्रेट कर रहा है कि अपमूव ऑन है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर्स एट ऑल टाइम हाई। याद रखिएगा, प्रकाश सर ने कन्विक्शन के साथ 2 बजे इसको पिक भी किया था, पहले ही पिक किया था, और एट ऑल टाइम हाई क्लोज आएगा। मानस, आप क्या कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए बीटीएसटी के लिए सिप्ला पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सिप्ला ने अभी कुछ दिन पहले 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर अभी लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है अपने 100-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, इसलिए सिप्ला में 950 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 932 रुपए के रहेंगे और यहाँ पर आप 940 वाला कॉल ऑप्शन जून का वो भी खरीद सकते हैं। 24 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 19 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 34 रुपए के टारगेट के लिए। ओके सिप्ला, चलिए ये बात हो गई मानस की तरफ से। चंदन, आप क्या कैरी करेंगे? देखिए एसटीबीटी में कैरी किया जा सकता है फेडरल बैंक, यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और स्टॉक है लगातार यहाँ पे कुछ दिनों से हर हल्के से बाउंस पे सेलिंग आ रहा है, मल्टीपल डेज वीक के लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। आज का ब्रेकडाउन इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर डाउनसाइड बननी चाहिए, तो यहाँ पे लगभग 126 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 119 118 के टारगेट। फेडरल बैंक 123.75 पे 123.70 पे इंट्राडे हाई जो उसका था वो करीब 126 रुपए का था आज के दिन। फेडरल बैंक हो गया, उसके बाद एक टीवीएस मोटर्स हो गया। नीलेश, आप क्या कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग साइड का ट्रेड है, ऑटो स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। हीरो मोटोकॉर्प एक पर्टिकुलर काउंटर निचले स्तरों से अगर हम देखें तो लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट के आसार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 2740 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 2780 और 2800 2 टारगेट्स होंगे।
2705 का स्टॉप लॉस होगा एंड 2780 से 2800 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए एक ट्रेड रह गई अब राजेश सतपुते जी की। राजेश जी, आपकी ट्रेड? अनुज देखिए, मैं एक्सिस बैंक को लेके जाऊंगा। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव है। फिलहाल में जो पिछले 5 दिनों में जो करेक्शन हुआ है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलेगी। 930 935 ये मेरा टारगेट है, तो मैं बाय करूंगा एक्सिस बैंक। 910 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए 905 के स्टॉप लॉस के साथ। सो 905 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक बाय करे। जैसे मैंने कहा, टारगेट 930 935 लेके काम करे। ओके, अच्छा देखिए, एक मार्केट के पास एक संजीवनी बूटी है इस समय, आईटीसी। 1 बज रहा इंट्रोडे लेकर आई आईटीसी का फ्रेश ऑल टाइम हाई, और एक वीक मार्केट में ये स्टॉक और ये जो लोअर लेवल से रिकवरी आई 18,265 270 से, पूरी की पूरी आईटीसी की वजह से। और फ्रेश मुझे याद है अनुज, पिछले 6 महीने में ये भूमिका इसने कई बार निभाई है। और स्पेशली जितनी बारी 20 डे सिंपल या 20 डे एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज से मूव करता है, उसके बाद ये लगातार आपको इस तरीके का मुंह दिखाता है। कल हमने एग्जैक्टली इसको स्पॉटलाइट में भी इसीलिए चूज किया था कि ये वहीं उसी लेवल से वापस घुमा था। मानस, आपने सुबह कॉल ली थी मेरे ख्याल से जून की 430 की, वही स्ट्राइक थी ना शायद? बिल्कुल बिल्कुल, 430 वाला कॉल ऑप्शन था। 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। अभी शायद 1365 पे ट्रेड हो रहा है। और अभी भी अनुज जी, मेरा तो समझना है कि क्योंकि एक ब्रेकआउट मूव है, आप बीटीएसटी की तरह 1 से 2 दिनों का ट्रेड किसी भी तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं आईटीसी में। और अगर ऑप्शन में 430 वाला कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 20 रुपए से लेकर 23 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं इस ऑप्शन में भी। बिल्कुल, क्या शानदार ट्रेड रही है वैसे आईटीसी पिछले 6 महीने में। कहीं भी लिया आपने पैसा बना के दिया इसने। ये एकदम बिल्कुल उस फेज से जा रहा है जो 2013 से 17 के फेज में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार देखा था। एग्जैक्टली वही फेज इस समय आईटीसी का, या जो रिलायंस ने एक बार वो जब फेसबुक वो जो जियो वाला न्यूज़ आया था उसके बाद जो मूव दिखाया था, ऑलमोस्ट उस तरीके के मूव्स मार्केट में। क्लीन मूव, एक देखिए 12 महीने का मूव वीरू, क्या शानदार चार्ट है। मतलब कहीं भी लिया आपने, कहीं भी वहां से एक मूव। ऑब्वियसली 200-220 जहां पर मीम बनते थे वहां से एक ब्रेकआउट आया और उसके बाद रुका नहीं। मेरे ख्याल से कोई भी मंथ नेगेटिव नहीं रहा है उसके बाद से। शायद पिछले 12 महीनों में हार्डली कोई मंथ नेगेटिव रहा होगा यहाँ पर आईटीसी के लिए। बिल्कुल, एक बार देख लेते हैं। इनफैक्ट इसको चार्ट को जरा आईटीसी के मंथली चार्ट्स पे कन्वर्ट करें तो इट्स डेली और मंथली पे अगर मैं कन्वर्ट करूँ, डॉक्टर साहब रोल ओवर भी लिखे आइएगा इसके आईटीसी के। नहीं अनुज, आई थिंक 1 2 एटलीस्ट फेब मार्च अप्रैल मई ये सारे पॉजिटिव रहे। एक सिर्फ दिसंबर और आई थिंक नवंबर का महीना नेगेटिव था। अदरवाइज मेरे ख्याल से 31 मार्च, मतलब मार्च 2022 से लेकर अब तक ओनली सिर्फ 2 महीने, बिल्कुल सिर्फ 2 महीने नेगेटिव था। अदरवाइज करीब 10 महीने पॉजिटिव रहा। और 62% के रोल ओवर यहाँ पर। तो एक ये शानदार ट्रेड। गौरांग, आपके हिसाब से ये कहाँ तक जा सकता है? क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे मुझे याद है अच्छे से, ब्रोकरेज के व्यूज जो थे 450-60 के थे। मेरा एक व्यू था कि सारे टारगेट्स मीट होंगे, लेकिन क्या 500 प्लस की ट्रेजेक्टरी में जाने को तैयार है स्टॉक? 520 तक के लक्ष्य लग रहे अनुज भाई, और हम तो 180-200 से चाहने वाले रहे आईटीसी के। हालांकि काफी परिश्रम करना पड़ा, धैर्य रखना पड़ा, लेकिन आखिरकार आईटीसी ने अपनी जो अदाकारी थी वो निभाई, और मैं उम्मीद रखता हूँ ये 520 तक जाने की क्षमता रखता है। चलिए 520 तक के पोटेंशियल्स रखता है गौरांग जी के मुताबिक। और 433 ऑल टाइम हाई। आज सुबह इनफैक्ट फर्स्ट टिक में ही इसने एक इंप्रेशन दिया था कि जनाब मैं आज रुकूंगा नहीं। और ये देखिए इंडेक्स का डाउन से रेस्ट्रिक्ट करने में इसने एक अहम भूमिका निभाई। और एक बार कमेंट्स भी लेके आइएगा पोस्ट अर्निंग्स। आई थिंक हमने जो वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले लिया था वो ठीक किया, बिकॉज थोड़ा कोलैप्स हुआ है। यस 1592 देखिए आपकी स्क्रीन पे, और इसीलिए मैंने वो उस वक्त तुरंत स्टॉप लॉस लिया था। मानस ने जो स्टॉप लॉस उठाया था वो था 1687, इट्स नाउ 1589। वो ये है प्रॉफिट टेकिंग की टेंडेंसी। नहीं बिल्कुल, वो एक्चुअली कॉल हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि हम गाइडेंस नहीं देंगे इस बार, और वो इसके लिए एकदम से स्टॉक गिरा। क्योंकि आप नॉर्मली वो सेकंड राउंड में लोग सेकंड राउंड की रैली से पहले वेट करते हैं कि गाइडेंस आ जाए और गाइडेंस में आप या डाउन कुछ आ जाए, लेकिन उन्होंने मना ही कर दिया कि गाइडेंस हम देंगे नहीं। तो उससे स्ट्रीट थोड़ी सी निराश हुई और इसके लिए ये इस तरीके का मूव यहाँ पर कमेंट्स में आया। एक्सिस बैंक बहुत शानदार है अभी भी। एक्सिस बैंक डे हाई पर मेरे ख्याल से अब पैनल में किसी ने पिक किया था ये आज जो हमने शो शुरू किया था। हाँ, सातपुते जी ने लिया था ये एक्सिस बैंक। इसमें एक शानदार मूव है। ये एक इकलौता स्टॉक है इनफैक्ट बैंक निफ्टी में
एक बार बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। एक लौता स्टॉक है जो इस समय क्लियर कट आपको मोमेंटम दिखाएगा। बाकी सारे के सारे बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो मोस्टली रेड में, थोड़ा सा एसबीआई ने कंट्रीब्यूट जरूर किया है। राजेश जी, आपका टारगेट 930 का था, राइट? हाँ जी अनुज जी। ओके, तो अभी स्टॉप लॉस को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए यहाँ पर। हाँ जी, मुझे लगता है थोड़ा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि मूव शुरू हुआ है। तो हमने जो इनिशियल में 905 कहा था, इसे अभी 910 करें। 911 किया तो भी चलेगा। तो एक्सेस स्टिल बाय, स्टिल बाय एक्सेस। डॉक्टर साहब आप लेके आइएगा मार्केट ब्रेथ के आंकड़े, और उसके बाद जरा हम देखेंगे डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं और मार्केट ब्रेथ के आंकड़े, सब कुछ लेके आइएगा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स पहले आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। 33,058। याद रखिएगा कल डाउ की क्लोजिंग काफ़ी ख़राब थी। इट्स डाउन बाय 72 पॉइंट्स, लगभग 1/4% नीचे ट्रेड करता हुआ 33,057 पे। और फिर लेके आइए मार्केट ब्रेथ, थोड़ा सा उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद मैं कुछ जो OI के स्टैट्स हैं आपकी स्क्रीन पे रखूँगा, एंड स्पेशली फॉर इंडस्ट्रीज निफ्टी बैंक। ये ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे आई थिंक इसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, और क्योंकि ये एक्सपायरी -1 डे की ब्रेथ है, तो इसमें जो नेक्स्ट मंथ जो रोल ओवर्स हो रहे हैं और जिस साइड में पोजीशंस बन रही हैं उसको भी देखना पड़ेगा। लॉन्ग इट्स 1 ओनली। शॉर्ट कवरिंग अभी भी 91 में है, यानी करंट मंथ फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग जो है वो विजिबल है। शॉर्ट्स को कवर करके आई थिंक नेक्स्ट मंथ में अगर आप देखें लेके जा रहे हैं। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग 95 में है। अगेन ये भी एक इसी मंथ का आंकड़ा है, यहाँ पे प्रॉफिट्स जो है वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। लॉन्ग ओनली 1। अच्छा, अगर मैं आज के इंट्राडे के हिसाब से टॉप OI गेनर्स को देखूं तो दीपक नाइट्रेट में तो काफ़ी बिल्डअप हुआ था। मैं एक बार एक हीट मैप रखता हूं आपकी स्क्रीन पे। इंडस्ट्रीज अभी भी एक रेंज में है, बट जो हीट मैप है वो कह रहा है कि एक ITC बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, सन फार्मा एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, और एक मारुति एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। आई थिंक इस कार्यक्रम में जिस स्टॉक के बारे में हमने चर्चा नहीं की या मेरे ख्याल से जहन से ही निकल गया, एंड दैट्स आई थिंक टाइटन। एक बार टाइटन लेके आइएगा प्रकाश सर। टाइटन करीब 2707, एक अच्छा रिवर्सल है, बट इसे एक कंप्लीट रिवर्सल नहीं कह सकते, क्योंकि कैंडल वो जो लास्ट कैंडल का हाईएस्ट क्लस्टर था उसको बाइसेक्ट नहीं कर पाई, इवन 10 डेमा को बाइसेक्ट नहीं कर पाई, जो कि पिछले 3 सेशन का हाई है, 2 सेशन का हाई है। आपका टाइटन पे सर एक टेक प्रकाश सर। मैं कहूँगा टाइटन में कंफर्मेशन की जरूरत है। जगह अच्छी है, सेटअप 4 दिन का ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कंफर्मेशन की जरूरत है। 2740 ये लेवल है, ये पार कर लेगा आज या कल में तो एक खरीदारी का मौका बनेगा टाइटन में। फिलहाल हो सकता है थोड़ा साइडवेज या स्लाइड हो सकता है, लेकिन जब खरीदेंगे तो स्टॉप होना चाहिए 2680 का, थोड़ा डीप रहेगा, लेकिन कंफर्मेशन की जरूरत है टाइटन में। जगह तो अच्छी है, जगह अच्छी है, लेकिन वो भी मेरे को प्राइमरी फेस से दिख रहा था कि मतलब पुल बैक स्ट्रॉन्ग है, ओरिएशंस अच्छे हुए हैं, बट 10 डेमा को जो पार करने की टेंडेंसी होती है, मतलब उसको बार बार बाइसेक्ट करने की, वो डेवलप नहीं हो पा रही है। पिछले 3 दिन का हाई, आज का हाई, कल का हाई, परसों का हाई, वो इस पूरे 3 दिन का, इस वीक का वो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल में है। रिलायंस ने प्रेशर बढ़ाया है, और मानस आपका एक रिलायंस पे टेक चाहूँगा। याद रखिएगा ये जो टेक है मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे रिलायंस इंडस्ट्रीज एट डे लो, और यही प्रेशर डाल रहा है इंडेक्स पे। 2443 डेली पे क्या कर रहा है? अभी भी 20 डेमा के ऊपर है, 20 डेमा के ऊपर है, बट यस प्रेशर डाला है इसने। मानस रिलायंस पे आपका टेक स्टिल है, आई मीन एक ट्रेड जोन तो नहीं है इस पे, अभी भी 20 डेमा के ऊपर है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? तो देखिए फ्रेश ट्रेड नहीं बनता है, लेकिन अभी तक कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप बने रहिए। 100 डे मूविंग एवरेज 2415 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी केवल 2465 के ऊपर करेंगे। ओके, चलिए इस क्लोज को समझते हैं फिर। निफ्टी एक जो लग रहा था कि एकदम कंप्लीट ब्रेकडाउन है, उसने फिर अवॉइड किया उसको, कर्टसी ITC, और इवन रिलायंस भी एक्चुअली लोअर लेवल से रिकवर हुआ। और कुछ स्टॉक्स एक्सिस बैंक यहाँ पर डे हाई पर बंद, तो ओवरऑल क्लोज ठीक है, मतलब कोई बहुत ख़राब नहीं है, कंसिडरिंग आपने लोअर लेवल बचाए, फर्स्ट सपोर्ट लेवल डिफेंड किया। कल एक्सपायरी है, देखते हैं मार्केट कल कोई ट्रैक्शन दिखा रहा है या नहीं। आज अगर US मार्केट में थोड़ा रिवर्सल आता है, थोड़ी FI बाइंग आती है नहीं, बैंक निफ्टी ने फिर वो तकलीफ की, और अब वो जो एक हमारा एक होप थी बीरू कि वो 44,200 शायद आज या कल में निकाल देगा, उस पर आज थोड़ा पानी फिरा है। मतलब ये बैंक निफ्टी की क्लोज थोड़ी खराब रही। सुबह दिन में एक बार लग रहा था कि जब 44,000 तक रिकवरी की उसने, तब लग रहा था कि शायद एक मोमेंटम वापस पकड़ेगा, लेकिन नहीं, खैर कोई नहीं।
कोई नहीं, इस एक्सपायरी में नहीं। बैंक निफ्टी में अभी पिछले 4-5 दिन से एक लीडरशिप क्राइसिस विजिबल है ना, कोई लीडर नहीं बन पा रहा। HDFC बैंक में थोड़ी सी वीकनेस आ गई एक्चुअली, वो थोड़ा सा इशू कर रहा है। ICICI बैंक देखिए ठीक है, ऑल टाइम हाई के काफी करीब गया, थोड़ा गिर गया, दैट्स ओके। SBI ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन HDFC बैंक का वेट बहुत ज्यादा है एक्चुअली, तो इसके लिए ठीक है। लेकिन ये अब लगातार 6-7वां दिन हो गया एक्चुअली बैंक निफ्टी में, ये थोड़ा कंसोलिडेशन का ठीक है, टाइम लग रहा है थोड़ा ऑल टाइम हाई क्रॉस आने में, होगा इवेंचुअली, लेकिन थोड़ी क्लोज खराब रही। हाँ, लेकिन ITC क्या बोले, फिर से इस समय एक और फ्रेश मूव, इनफैक्ट अब 434 भी क्रॉस किया इसने, 434.30 पर इस समय ITC। और इंडसइंड बैंक के एक बार फिर लेकर आइए, इंडसइंड बैंक में शानदार मूव, 1275। अब इंडसइंड बैंक इस बार अगर वो 1300 निकाला और वो चैनल ब्रेक किया जो हमने सुबह डिस्कस किया था स्पॉटलाइट में, वो डबल टॉप नेगेट किया अगर, तो बहुत शानदार पॉजिटिविटी होगी। इरकॉन के नंबर्स आ रहे हैं, इरकॉन के नंबर्स देख लें एक बार, ठीक ठाक नंबर्स हैं, जितना स्टॉक भागा है वैसे नंबर्स तो नहीं है, लेकिन 242 करोड़ से बढ़कर 257 करोड़ यहाँ पर इरकॉन। करीब करीब 6 मिनट बचे हैं, कुछ और स्टॉक्स का जायजा ले लेते हैं और उसके बाद फिर वॉल की तरफ जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर क्लोज आ रहा है। हाँ सॉरी वीरू बोलिए। इंडसइंड बैंक का मेरे ख्याल से अनुज ये अप्रैल 2020 के बाद, यानी जो वो लोअर फीस लगा था या फिर जो कोविड फर्स्ट ने हिट किया था हमको, उसके बाद का हाईएस्ट क्लस्टर, क्या गजब का मूव दिया। बिल्कुल, सबसे अच्छा मूव इसमें आई थिंक बैंकिंग में इस बार इंडसइंड बैंक का रहा। इंडसइंड बैंक में रहा सबसे अच्छा मूव। इंडसइंड बैंक में क्या हुआ था ना, वो पोस्ट कोविड उसके बाद जब उसके बाद वो येस बैंक में जब मोरेटोरियम आया था, तो बहुत लोगों ने एक अनफेयर कंपैरिजन कर दिया था इंडसइंड बैंक के साथ। मेरे ख्याल से 300 रुपये तक गिर गया था तब इंडसइंड बैंक का, 222। हाँ 300, मतलब 222 तो खैर वो इंट्राडे में आया, वो कोई मतलब नहीं था उसका, लेकिन हाँ लेकिन 250 से 300 के बीच में मुझे अच्छे से याद है इसकी चर्चा होती थी कि क्या अनफेयर कंपैरिजन्स थे। ऑब्वियसली कुछ तो उनकी बुक्स में लेके कुछ इशू रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अनफेयर लग रहा था। और अभी रिसेंटली भी स्टॉक ने आपको 1140 पर 2-3 बार मौके दिए। 1140 तक मुझे याद है जब वो RBI वाला इशू आया था, वो CR और CCO वाला जो इशू आया था, तब ये स्टॉक गिरा था 1140 तक। उसके बाद अगले दिन से इसमें रिकवरी आई थी और एक शानदार मूव इसमें 1273 1274 पर। गौरांग सर, है आपके पोर्टफोलियो में इंडसइंड बैंक? पोर्टफोलियो में नहीं है अनुज, लेकिन रिकमेंडेशन बिल्कुल है। और 1450 1475 तक के लक्ष्य बुनियादी तर्क के आधार पर, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। काफी कुछ नकारात्मक परिस्थिति थी और काफी लोग दूर रह रहे थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये 52 वीक हाई के आसपास है जो अभी स्तर है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। डेफिनेटली बाय कैंडिडेट। ITC को देखकर आज 2-3 प्लेयर्स की याद आ रही है जो कि चुपचाप टीम को जिता के ले जाते थे। एक याद है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे माइकल बेवन। कब वो इंडिया की झोली से या फिर अपोजिशन की टीम से मैच जिता के ले जाते थे पता ही नहीं चलता था। या फिर रॉबिन सिंह हमारे, है ना, बहुत मैच जिताया उन्होंने इंडिया को। आज अकेली निर्णायक भूमिका में ITC आपकी स्क्रीन पे 434। और यस, बैंक्स में आपका इंडसइंड बैंक। अच्छा, एक मैरिको भी याद रखिएगा, आज एक बहुत अच्छा टेक्सचर था इस स्टॉक का डेली चार्ट पे। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 531 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से इसने भी काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया और अब डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ। चलिए अब इस क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपायरी -1 वेडनेसडे और कल है मई की एक्सपायरी। उससे पहले कुछ रोल ओवर के स्टैट्स को देखेंगे और इस क्लोजिंग को देखते हैं। आइए पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक को देखते हैं क्या रहा आज का पूरा घटनाक्रम। वॉल पे लेके आइएगा जरा इंट्राडे चार्ट्स को, क्योंकि ये जोन्स जो है वो कल के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। जरा निफ्टी को देखिए, 18,290 आज सुबह अनुज और मैं बाजब कर रहे थे और एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बेस था। वो क्या था जरा प्लीज चार्ट लेके आएंगे डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे। वो था 18,250 और करीब करीब 18,400 पे कॉल राइटर स्पेस थे। तो ये इंडेक्स पूरे दिन उसी निर्णायक जोन में रहा। न 400 बाइसेक्ट हुआ ऑन द हायर साइड, न वॉलेट हुआ 18,250 ऑन द डाउन साइड। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 43,681, ये एग्जैक्टली यही प्राइस इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। और जिस हाईएस्ट क्लस्टर से ये आज फिर से घूमा है 44,000, वो इस दौर के बड़े कॉल राइटर्स का जोन है। एक बार फिर से वहीं से स्लिप हुआ। तो इंडेक्सेस ने आज भले ही आपको स्क्रीन पे इस वक्त लाल रंग दिखाई दे रहे हैं, बट अपने ऑप्शन जोन्स, अपने आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन एजेस पर ट्रेड किया और बखूबी ट्रेड किया। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद अगर आप निफ्टी IT को देखें, निफ्टी IT को लेकर एक रिस्क था। आई मीन स्पेशली जिस प्रकार का नेस्डेक का प्राइस परफॉर्मेंस था लास्ट सेशन में, एक फियर ऑफ कोलैप्स था, लेकिन वो नहीं हुआ एग्जैक्टली। 28,902 26 अंक ऊपर निफ्टी IT। और साथ ही साथ मिड कैप्स ठीक ठाक थे, लगभग 1.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल पॉइज था, आई थिंक इवनली पॉइज था। 1379 एडवांसेस, 1514 डिक्लाइंस।
फिर आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे। जरा एक बार लेके आइए आप कुछ आज के सबसे निर्णायक स्टॉक्स। दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर मैनेजमेंट की टिप्पणी, 5,000 करोड़ रुपए का गुजरात में एक्सपेंशन, उसने आई थिंक ऐसी जान फूकी कि पूछिए मत। 2134 आपकी स्क्रीन पे 182 रुपए ऊपर, 10% अगर ये अपर फ्रीज पे भी गया था, स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद एक लेके आइए आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट, हमने अभी कुछ देर पहले मैनेजमेंट से चर्चा भी की। हालांकि रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर FY24 के बहुत कुछ टिप्पणी नहीं की, बट स्टिल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 7% ऊपर 3501 के स्तर पे। इसमें और अशोक लेलैंड में, इसमें और कमिंस में एक अंतर ये रहा कि ये स्टॉक नीचे से ऊपर आया था, आज हायर लेवल पर सस्टेन कर गया। अच्छा, एक बार अशोक लेलैंड लेके आइएगा, कमिंस भी लेके आइएगा। अशोक लेलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग से पहले काफी चल चुका था, लेकिन बैकफुट पे आया, लेकिन बहुत बड़ा प्राइस डैमेज नहीं हुआ। याद रखिएगा, हार्डली 1% नीचे, ₹1.25 नीचे रहा ये स्टॉक। उसके बाद लेके आइए आप कमिंस, क्योंकि इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर टिप्पणी करने से इनकार किया, तो वो शायद थोड़ा सा बाजार को पसंद नहीं आया। करीब ₹93 स्टॉक नीचे। आई थिंक दिस प्राइस इज एक्जैक्टली 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कमिंस के लिए 1590 का जो प्राइस है वो 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जो कि बैकफुट पे रहे। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लेके आइए। अदानी एंटरप्राइजेस, आई थिंक जो आज का इंटरडे हाई था ना, याद रखिएगा 2640, वो जिस दिन वो रिपोर्ट आई थी उस दिन का जो पहला लो था, एग्जैक्टली उसको रिविजिट किया, उस हाई को रिविजिट किया, फिर वहां से कोलैप्स हुआ 159 रुपए नीचे। इसे आप एक कूलिंग ऑफ, एक टिपिकल कूलिंग ऑफ मान सकते हैं। उसके बाद सीमेंट स्पेस में इंडिया सीमेंट और श्री सीमेंट, ये दो स्टॉक्स ऐसे और रहे जहां पे बैकफुट पे थे। इनफैक्ट इंडिया सीमेंट्स, श्री सीमेंट, ACC, अंबुजा, सारे के सारे स्टॉक्स बैकफुट पे आए। और जिन स्टॉक्स ने आज इतिहास रचा, आई थिंक दो स्टॉक्स का मेरे जहन में ख्याल आ रहा है। एक है ITC एट ऑल टाइम हाई 334। सुबह सुबह हमने बात भी की थी, कल अनुज ने स्पॉटलाइट पर उसका जिक्र भी किया था। एट ऑल टाइम हाई, इंडेक्स को लोअर एजेस पे बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए जिस स्टॉक ने पूरी मदद करी वो है आपका इंडसइंड बैंक, और सॉरी ITC, और एक इंडसइंड बैंक भी आज के हाईएस्ट पे। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे, ये फाइनल क्लोज जो प्रोविजनल फिगर्स है उसके मुताबिक इट्स 18288, करीब 59 अंक नीचे। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर 288 अंक नीचे। और निफ्टी IT इस सेशन को बचा के लेके गया 29 अंकों पर 28902 के स्तर पे। आइए देखते हैं टीम्स को। नीरज जी और आशीष की टीम, वहां पे रुझान क्या रहा, जिन स्टॉक्स को उन्होंने पिक किया था उनकी फाइनली अगर आप देखें जो क्लोज थी वो कैसी आई। नीरज जी की टीम, ये आपकी स्क्रीन पे, नहीं आशीष की टीम, माफ कीजिएगा। ओरिएंट बेल लगभग 10% नीचे, तमिलनाडु पेट्रो लगभग 5% नीचे, लिंडे इंडिया 3.25% ऊपर, और CMS इन्फोसिस्टम लगभग 1.5% ऊपर रहा। नीरज जी की टीम के आज के स्टार परफॉर्मर सीक्वेंस साइंटिफिक, जॉनसन हिताची बैकफुट पे, थायरोकेयर बैकफुट पे अर्निंग्स के बाद, और बायोकॉन आपकी स्क्रीन पर लगभग 0.5% ऊपर रहा 243। अनुज, जो फाइनली समापन समारोह हो गया, फिर एजेस के अंदर कल ही पारी की शुरुआत होगी। मार्केट ने फिर एक ट्रैप कर दिया। वैसे देखिए, फिर ऐसा नहीं कि मार्केट ने आज आपको ट्रेड्स नहीं दिए, ब्यूटीफुल ट्रेड्स दिए। बस ये है कि आपको अपना नजरिया थोड़ा कम करना पड़ेगा, मतलब 150-200 पॉइंट के बजाय 50-60 पॉइंट लेने होंगे दोनों तरफ मार्केट ने आपको वो दिए। सुबह लॉन्ग साइड पर दिए, दोपहर में शॉर्ट साइड पर दिए। बैंक निफ्टी में आपको 200 पॉइंट सुबह लॉन्ग साइड पर दिए, 200 पॉइंट दोपहर को दिए शॉर्ट साइड पर। जब तक ब्रेकआउट ना आए तब तक इसी रेंज को ट्रेड करिए, और कल फिर जुड़ेंगे और फिर एक फ्रेश बाउंड्री डिफाइन करेंगे कल। जी हाँ, बिल्कुल। सुबह 7 बजे, मतलब 6:57 पे आशीष में और नीरज जी मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद 7:57 पे मुनाफे की तैयारी अनुज और आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।